B.Ed, and after that, I have been working as an essay teacher in one of the school at Kasik in Namsai, and my journey has started from the year 2022. उसमें एक break point था because I was preparing for assistant professor soon after I completed my master's degree. So I started writing down journals जो है publications में I gave my entire time like around 1 year. तो उसमें बहुत सारा मेरा जो फ्रेंड है उन लोग का रिक्रूटमेंट हो गया जिस जस्ट आप लोग को जस्ट मेरा जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ है जस्ट वांटेड टू नरेट मेरा थोड़ा सा स्टोरी इन शॉर्ट। तो उसमें ऐसा था कि पब्लिकेशंस एंड देन एकेडमिक जितना भी क्वालिफिकेशंस है उस हिसाब से मेरा इंटरव्यू भी अच्छा से गया था, बट देन ऐसा न्यूज़ आ रहा था कि इन असम आई एम टॉकिंग अबाउट द जो इंटरव्यू रहा असम में, बिकॉज बॉटनी वी हैव जस्ट 3 कॉलेजेस इन अरुणाचल प्रदेश एंड वेरी लिमिटेड स्कोप था। तो मेरा सिंस मेरा जितना भी ग्रेजुएशन एंड देन हायर स्टडीज रहा वो सब असम में रहा था, आई वॉज इंक्लाइन टू दैट अ लिटिल बिट मोर। तो उस हिसाब से आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, मेरा स्लेट क्वालिफिकेशन भी मेरा रहा है उसमें। देन एक टर्निंग पॉइंट रहा जहाँ पे मेरा क्वालिफिकेशन सब अच्छा से रहा, इवन परसेंटेज भी मेरा हाईएस्ट था जितना अमंग्स द कैंडिडेट था, बिकॉज आई अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू। तो उसके बाद जो वो मोमेंट आया कि वी रिग्रेट टू कंसीडर पीपल फ्रॉम आउटसाइड, ऐसे करके नोटिफिकेशन निकला कि अभी से बस उन लोग का जो अपना स्टेट का है उन लोग का ही रिक्रूटमेंट रहेगा। तो आई वॉज वेरी डिवास्टेटेड बिकॉज मेरा जर्नी उसी का ही थ्रू चल रहा था कि आई विल अपियर फॉर द एग्जामिनेशन, मतलब एजुकेशन लाइन में ही रहेगा। एंड देन माय फादर आल्सो वाज वेरी होपफुल, एंटायर फैमिली हम लोग का फ्रेंड सर्कल भी ऐसा ही रहा था। बट देन जब वो मोमेंट आया हम घर पे भी शेयर नहीं किया था बिकॉज अब सब इशू था कि मम्मी लोग हाँ हो जाएगा अभी इतना मेहनत कर रहे हैं ऐसा। तो उसके बाद मेरा वो मोमेंट खत्म होने के बाद हम ऐसा हो गया कि कहाँ से स्टार्ट करूँ और कैसे करूँ, क्योंकि फॉर मी ऑल्सो जब सिविल सर्विस स्टार्ट किया था आई यूज्ड टू थिंक कि सिलेबस इज सच अ वास्ट सिलेबस, विल आई बी एबल टू। वो एक जर्नी रहा स्टार्टिंग में। जब स्टार्ट किया आई यूज टू कॉल वन ऑफ मतलब ऐसे कोई कोई फ्रेंड जो इस प्रिपरेशन में रहा, सुनता था कि हाँ आप लोग ऐसे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको हम कंटेक्ट करने के लिए कोशिश किया। आई रिमेम्बर वन ऑफ माई फ्रेंड शी टेक्स्टेड मी कि बोला कि यू कॉल्ड मी अर्ली इन द मॉर्निंग 5 o'clock। तो अभी हम सोचने से आई नो टाइम अच्छा नहीं रहा, मतलब उस समय में इतना मॉर्निंग में कॉल करना। बट देन कॉल करके ऐसे बोला कि सिलेबस का कैसा है, क्योंकि आई रिमेम्बर जब स्लेट का सर्टिफिकेट लेने के लिए आई वेंट टू गुवाहाटी, देन आई स्टे देयर उसका पीजी में रेंट में। देन आई सो हर प्रिपेयरिंग फॉर द असम पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन। तो उस मोमेंट में हमको बस उसी का ही याद आया कि हाँ शी इज द वन दैट शी कुड हेल्प मी इन दिस प्रिपरेशन जर्नी ऑफ माइंड। सो आई कॉन्टेक्टेड हर अर्ली इन द मॉर्निंग और उसने बोला था कि इतना सुबह कॉल, आई डोंट नो आई वाज वेरी डिटरमिन्ड और आई डोंट नो आई वाज डिवास्टेटेड। कुछ चीज को लेके था कि हमको कुछ करना है और हमको कोई ट्रैक में लेके आना है ये चीज को, बिकॉज उससे पहले आई लिटरली क्राइड, क्योंकि इतना कुछ मेरा ड्रीम्स मेरा जो सामने आते हुए ही वो चला गया, हमको ऐसा फील हुआ। लेकिन उसी समय फिर रियलाइज किया कि ये तो एंड नहीं है, इसका आगे और कुछ भी होता होगा। लेकिन उस समय पता नहीं था कि अभी क्या प्रिपरेशन करना है, कि सिविल सर्विस ही करना है या टीचिंग का ही करना है, ऐसे सोच के आई वाज वेरी कंफ्यूज। तो उसको जब कॉल किया तो बताया कि आई डोंट नो आई जस्ट वांट टू कोट दिस लाइन, आई सेड अभी हमको याद भी नहीं, हम ऐसा बोला था कि आप लोग के लिए भी ये है, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट एनीथिंग। वो मेरा लाइन था एंड देन शी लिटरली टेक्स्टेड वो सेम लाइन। तो आई वाज वेरी ओवरवेल्म्ड से सीइंग द मैसेज कि हम ऐसे भी बोला था। तो ऐसे करके मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे था यूपीएससी फॉर मी, आप लोग को फ्रेंकली बोल रहे हैं कि इट वाज अ वेरी बिग थिंग। हमको लगता था कि यूपीएससी होगा या नहीं। Abhi, we have very good number of example from Arunachal Pradesh clearing such tough competitive examination ना कि we are very hopeful also जो जो preparation कर रहा है। But then at that point of time 3 years back I was मेरे लिए था कि हाँ बहुत tough examination होता होगा। तो I search someone स्पेशली फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश who would guide me, who would motivate me in this journey, कि ऐसा तो कोई होता हो कि आई कुड रिलेट ना, क्योंकि यूट्यूब में तो बहुत सारा मिलता है। बट देन आई वांटेड समवन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश की ऐसा कोई मेंटर मिले। देन हम गूगल नॉट गूगल हम यूट्यूब में पूरा सर्च किया क्या कहाँ मिलेगा ऐसे। देन आई मेट अ रिस्पेक्टेड मेंटर न्यातो सर।
सर का जो जर्नी रहा स्टार्टिंग से, सर जैसे कि जो न्यूज़पेपर नहीं होता था सर के पास, सर बाहर से लेके आता था, एंड देन सर का इतना साल का प्रिपरेशन समवेयर मोटिवेटेड मी सो मच। फिर सर को हम टेलीग्राम में सर्च किया कि सर का कुछ ऐसा ग्रुप है क्या? तो देखा, देन सर का स्टार्टिंग था कि 1 रुपी विथ न्यातुम दोके, वो सर था, वो सर का ग्रुप चल रहा था उस समय में। और सर बोला था कि आप लोग को फ्री क्लासेस करने से आप लोग वैल्यू नहीं करते हैं उसको, और वो कुछ चीज में बहुत, हम लोग जो चीज फ्री में मिलता है कभी उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं। तो आई उसमें ज्वाइन करने से पहले आई आई थिंक आई टेक्सटेड सर कि सर आपका यहाँ पे पेमेंट नहीं हो रहा है, हम कैसे पेमेंट करेगा? तो सर उनको उसका नंबर सेंड किया था। देन आई लिटरली पेड सर को 1 रुपी भी। आई यूज ये मम्मी को भी हम बोलते हैं कि मतलब क्या सोच के, बदन वो 1 रुपी को हम इतना यूटिलाइज किया, इतना कि हम लोग का स्टूडेंट, आई थिंक सर भी याद होगा कि 500 जैसा 400 समथिंग होता था, लेकिन एंड में आते आते कि कोई बीच में चला गया, कुछ हो गया। देन वन डे सर हमको बोला कि हु इज दिस आगू पटीन, कॉल मी वंस, ऐसा बोला। देन सर के साथ मेरा ऐसा कन्वर्सेशन, तो आप लोग को ये सर का इतना एफर्ट चला है कि मेरा एंटायर जर्नी में हम डेडिकेटेडली जितना भी प्रिपरेशन, आई ओ दिस टू सर, बिकॉज सर हैज बीन माई ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन जितना भी रहा है। ऑल्दो आई हैव ज्वाइन अर्लियर, पहले कि स्टडी आईक्यू में हम ज्वाइन किया था, तब इनिशियल फेजेस था मेरा कि तब हमको सिलेबस समझने में या कुछ करने में भी मेरा 1 ईयर का जो था ड्यूरेशन, वो भी चला गया था। क्योंकि उस समय में वो कंसिस्टेंसी आना स्टार्टिंग फेज में, फिर खुद का थोड़ा जो सेल्फ डाउट है उसको ओवरकम करना, वो चीज थोड़ा प्रोसेस होके चला गया। देन आई स्टार्टेड माय जर्नी विद सर का साथ, जितना भी है, जो भी आंसर राइटिंग है, कुछ भी प्रैक्टिसेस है, उसी से हम शुरू कर करके अभी जितना भी वट एवर आई एम नाउ, इट्स बिकॉज ऑफ सर। और आप लोग को ये बोलना चाहते हैं कि आप लोग कोई अगर डाउटफुल है कि ये कैसा होगा, आप लोग जैसे सर के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, बिकॉज नोट्स जितना है, जितना देता है, और आप लोग का फोमो नहीं होना चाहिए, जो कि फियर ऑफ मिसिंग आउट ना, कि ये है ये पड़ेगा कि वो पड़ेगा। आप लोग का मार्केट में तो अवेलेबल सोर्सेस है, यूट्यूब में अवेलेबल, लेकिन आप लोग ज्यादा नोट्स नोट्स का पीछे भागने से भी आप लोग इतना नोट्स रह जाएगा कि बाद में वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो आप लोग का बेसिक जो है, अगर इन केस आप लोग शायद अपनी देख भी क्या क्या सिलेबस है, आप लोग का क्या बुक्स है, वो सब आप लोग शायद अभी ढूंढ भी लिया होगा। अगर आप लोग का कुछ क्वेरीज होता है तो आई कैन डेफिनेटली क्लैरिफाई दोस। लेकिन जो सर का नोट्स है, एंड देन जो एनसीईआरटी से आप लोग का जो बेसिक्स है, अभी तक आप लोग शायद ये जर्नी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वो भी कर लिया होगा कि बैकग्राउंड स्टडी, कि हमको क्या क्या रेफर करना है, तो वो चीज को लेके आप लोग अगर सर का क्लास में है, तो नो डाउट आप लोग डेफिनेटली उसी को कर सकता है। इन केस अगर आपको मेरा रेफरेंस वाला कुछ चाहिए तो वो भी हम दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। स्पेशली आई लाइक टू मेंशन दिस फॉर द मेंस ना, आप लोग का इंटरनल सिक्योरिटी, वो तो ऐसा था कि सर का इतना क्रिप्स वाला नोट्स था कि पर क्या आई टेक अराउंड 20 मिनट फॉर द रिविजन। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, मेरा पहले का नोट्स भी है, तो हम ज्यादा नोट्स यहाँ वहाँ नहीं देखता था कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है, एक पर्टिकुलर रख देता है। जिस फॉर एग्जाम्पल आप लोग को पता ही होगा कि पॉलिटी का लक्ष्मीकांत होता है, फिर उसका स्पेक्ट्रम होता है, फिर कुछ कुछ हम पॉलिटी का भी एक यूट्यूब में सर्च करके एक हैंड रिटन नोट्स मिला था, हम उसको ऑर्डर करके, तो आई टू रिवाइज दोस्त। लेकिन आपको जो बेसिक है फाउंडेशन तो आपको बना लेना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप जितना भी आपका जो बेसिक नॉलेज है उसको आप बिल्ड अप करके आप धीरे धीरे कर सकते हैं। तो इस तरीका से मेरा जो प्रोसेस रहा है वो शुरू हुआ। एंड देन आपका मेन, आपका कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबा है। आपको सुनने को भी मिलेगा कि इतना पढ़ रहे इतना पढ़ रहे हैं, और कुछ अगर एग्जाम अगर आप क्लियर नहीं कर पाए तभी भी आपको सुनाएगा। तो ये सब चीज बहुत नॉर्मल है, लेकिन इसी चीज में आप खुद को मोटिवेट रखना, स्पेशली आपका जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है ना, जो एक्सटर्नल वाला रहता है, बदन अंदर से जो मोटिवेशन रहता है वही आपको, इट विल कीप यू गोइंग। तो वो चीज आपको अंदर में लेके आना बहुत, आजकल इतना कंपटीशन है कि आपको रेस में रहने के लिए आपको रेस से हटना ही नहीं है। अगर टॉप में जाना है तो आपको हर दिन वो लड़ाई लड़ते, कभी कभी आपको मन नहीं करेगा तो टेक ए ब्रेक, आप ब्रेक ले सकता है, लेकिन स्टडीज जो आप कंटिन्यू करके आप उसी से ही आप मतलब आगे बढ़ सकता है। कि आज पढ़ लिया, फिर आपका ब्रेक हो जाने से फिर क्या हो गया, आप स्टार्टिंग में आप जैसे शुरू किया था आपको फिर वैसे होगा। अगर आप कंटिन्यूअस आपका फ्लो जो मेंटेन रहेगा तो आप क्या होगा कि जितना समय ले रहा है उससे भी कम हो जाएगा। एंड रिगार्डिंग माय ऑप्शनल, मेरा ऑप्शनल बॉटनी था। इन केस अगर किसी का ऑप्शनल बॉटनी है एंड इफ ही और शी वांट्स टू कांटेक्ट मी, आई एम एवर रेडी टू हेल्प। आप लोग कोई भी हो कांटेक्ट कर सकते हैं, यू कैन टेक्स्ट मी इन टेलीग्राम ऑल्सो, एंड मे बी आप लोग कॉल भी कर सकते हैं अगर आप लोग का ऊपर है वो। तो मेरा बॉटनी रहा, बिकॉज मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट बॉटनी लेने का रीजन यही था कि मेरा ग्रेजुएशन भी बॉटनी में था। तो
इट वाज कुछ इतना इशू नहीं रहा। आप लोग का शायद ऑप्शनल को भी लेके कंफ्यूजन होता होगा, तो ऑप्शनल का मेरा तरफ से अगर कुछ गाइडेंस है, तो आप लोग जिस ग्रेजुएशन में किया है आप लोग का सब्जेक्ट, वो आप लोग का एक अपर हैंड होता है। अदर देन दैट आप लोग का ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट नहीं है, तो आप लोग देख सकते हैं सिलेबस अकॉर्डिंगली। एंड देन फिनिशिंग योर ऑप्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली व्हेन द जब एग्जाम का जब सिनेरियो आ जाता है ना, क्योंकि वो एक बैकलॉग रहने से आपका वो चीज़ जो ओवर पावर कर देता है, आप कंफ्यूज हो जाएगा, एंड देन यू विल हैव एंग्जाइटी अटैक्स, जो कुछ भी है वो सब रहता है। एंड सेकेंड थिंग फॉर द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आप लोग को ये बोल, आंसर राइटिंग ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में मेरा आपका जेन्युइन बता रहा है कि हाउ विल आई बिगिन द आंसर, कि कैसे करना है, वो चीज सबका रहेगा। एंड आप पेन लेके बैठना सबसे बड़ा एक चैलेंज रहेगा कि आंसर को कैसे लिखेगा। हम लोग सोचते हैं कि नहीं लिख पा रहा है तो नहीं लिखेगा, वो चीज आप लोग का ज्यादा आप लोग को पीछे खींच देगा। तो कभी कभी आप लोग क्या कर सकता है, मेरा हम ऐसा था मेरा स्ट्रेटेजी कि आई यूज टू रीड द आंसर। स्टार्टिंग फेज में मेरा ऐसा था कि हम क्वेश्चन को भी पढ़ लेगा, आंसर को भी पढ़ लेगा, पढ़ के हम बंद कर देगा कॉपी, एंड देन आई यूज्ड टू रिकॉल कि क्या याद आ रहा है, फिर इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड देन कंक्लूजन, ऐसे करके मेरा चलता था। तो अगर आप पूरा ब्लैंक है तो यू कैन ऑब्वियसली रेफर द मॉडल आंसर्स एंड देन जस्ट क्लोज डाउन योर, आप जितना सकता है फिर आप ऐसे करके लिख सकते हैं। तो इस ऐसे करते रहने से आपका जो फोबिया है इन राइटिंग योर आंसर्स ना, वो धीरे धीरे चला जाएगा। मेंस में तो, प्रीलिम्स तो आप लोग जैसे तैसे कर लेने से भी, मेंस आपका बहुत डिटरमाइनिंग फैक्टर, बिकॉज वो 3 आवर्स में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अभी इसमें दूसरा का अलग अलग पर्सपेक्टिव होगा कि कोई कोई बोलेगा कि क्वालिटी आंसर, कोई कोई बोलेगा क्वांटिटी आंसर ना। तो मेरे लिए आई थिंक बहुत मैटर्स। कभी कभी आप क्वालिटी का चक्कर में आप क्वांटिटी मिस कर देता है। अगर सपोज मी बीइंग ए टीचर, मेरा भी एक पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचने से, आई मे बी रॉन्ग बट देन दिस इज माई ओपिनियन, माई पर्सपेक्टिव, हम बोल रहे हैं कि अगर आप 10 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ही लिखा, और एक स्टूडेंट की 5 क्वेश्चन लिखा लेकिन 5 छोड़ दिया, या 7 क्वेश्चन लिखा 3 छोड़ दिया, तो वो 3 क्वेश्चन में तो जीरो है, उसमें तो 1 मार्क भी नहीं चाहिए। ऑन दी अदर हैंड द वन हु हैज अटेंडेड और अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस, उसका एटलीस्ट द एग्जामिनर और चेकिंग द पेपर, उसमें एटलीस्ट आपको कुछ भी लिखो वन तो कुछ तो मिल जाएगा। तो उस हिसाब से माई स्ट्रेटेजी यूज टू बी, हम एग्जाम में ऐसा था कि आई डोंट नो, मेरा समय के लिए हम बहुत वो था कि आई टू वॉच द क्लॉक, और हम टाइम भी भाग कर दिया था कि 9 मिनट्स रखता था, बिकॉज ऐसे भी सुन रहा था कि 12.5 का भी मार्किंग पैटर्न चलेगा, 10 का भी, तो हम ऐसे भाग करके 9 मिनट्स का सेट करके आई टू राइट द आंसर। और एग्जाम में भी मेरा ऐसा था कि पीछे हम लोग का पीछे क्वेश्चंस मिला था देखने को, तो अगर 15 मिनट्स पेपर देके कुछ, तो उसमें हम थोड़ा फ्रेम कर लेता था कि हाँ हम ये क्वेश्चंस का ये आंसर लिखेगा, क्योंकि जब पेपर मिल गया उस समय तो आई डोंट नो दूसरा का फास्ट कैसा है, स्पीड कैसा है राइटिंग में, बट देन जब मिल गया, मेरा अटेम्प्ट मेरा यही था कि जस्ट आंसर को लिखना है, कुछ भी, मतलब ऐसा तो होगा आप इतना पढ़ लेगा कि आप कुछ तो लिख सकेगा, स्पेशली फॉर द जीएस ना। आप जब मेंस के लिए रेडी हो जाएगा, आप खुद भी इतना कैपेबल हो जाएगा, आई एम श्योर, क्योंकि एज एन एस्पिरेंट ना, जो डिटरमाइंड है वही जाके मेंस में पहुंचता है, और वो करेगा भी। कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, नो डाउट, बट देन आप अगर सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू विल बी इन दैट पोजीशन कि यू विल राइट एटलीस्ट समथिंग और द अदर। तो मेरा स्ट्रेटेजी यही रहा है कि हम पेपर मिलने, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा छोड़ देते हैं हम, कि पीछे अगर समय आया तो हम, अगर टाइम है तो हम फिर उसको कुछ तो लिख देगा, ऐसा करके आई अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस एक्सेप्ट फॉर पेपर 3, जहाँ पे एक क्वेश्चन था जो कि हमको कुछ भी पता नहीं था, तो उसमें साइंस एंड टेक वाला, तो कुछ ऐसे तो नहीं, ब्लंडर तो नहीं लिख सकता उसमें। तो इस तरीका से मेरा मेंस का स्ट्रेटेजी रहा था। एंड देन वाइवा और ये पीआई वाला तो अलग से रहता है, वो भी आप लोग हो जाएगा, मोल्ड हो जाएगा इन द प्रोसेस। तो यही रहा जर्नी। तो इनमें इसमें आप लोग को अगर कोई भी क्वेरीज है, या सर अगर आपको, सर अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो सर। ठीक है। तो थोड़ा हम क्वेश्चन पूछ देते, तो इन लोग का क्वेश्चन आते जाएगा ना एक एक करके। ओके। तो ये जो है, आप जैसे कि सिविल सर्विस बोला, तो आपका जो सिविल सर्विस का मेन, व्हाई डू यू वांट टू बिकम सिविल सर्विस, ये आपको सिविल सर्वेंट हो, क्वेश्चन पहले भी पूछा गया होगा इंटरव्यू में। तो आपको क्या लगता है यस क्यों सिविल सर्वेंट आप बनना चाहता था? सर, मेरा ऐसा था कि इनिशियली फर्स्ट हम मास्टर्स करते वक्त, माय फादर हम्म। यूज्ड टू टेल मी कि एक्सप्लोर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ऐसा करके। तो हम्म। मेरा उस समय में उतना इंटरेस्ट भी नहीं रहा कि हाँ पापा लोग बोला तो आई अटेम्प्टेड वंस, ऐसे करके दिया। वो कुछ भी प्रिपरेशन नहीं था, लेकिन जब हम सोचा कि एक तो मेरा वो टर्निंग पॉइंट था जो हम बताया कि
टीचिंग को लेके। उसके बाद वंस हम ये स्कूल में एंगेज होने के बाद भी बहुत सारा चीज, स्पेशली आई एम स्टिल वर्किंग एज एन टीचर इन द स्कूल, अभी तक रिजाइन नहीं किया है। तो उसमें हम्म। आई हैव सीन मेनी चैलेंजेस इन द स्कूल, स्पेशली इन रूरल एरियाज ना। वहाँ पे आपका एडमिशन होने के बाद भी एनरोलमेंट नहीं होता है, पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, टीचर रेशियो तो, वी आर जस्ट 5 टीचिंग इन द अपर प्राइमरी स्कूल विद सच लिमिटेड नंबर ऑफ टीचर्स। तो वो भी हमको एक जर्नी में मेरा एक पर्सपेक्टिव खोल दिया है कि हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा कि आई कैन वर्क इन ए ब्रॉडर एस्पेक्ट ना सर, कि आई हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव दैट एटलीस्ट, कि मेरे पास वो रहेगा कि आई कैन डू, मेरा जो इम्पैक्ट है वो एटलीस्ट बाहर तक जाएगा। बट देन अगर स्कूल में रहेगा तो इट विल कन्फाइंड टू द फोर वॉल्स ऑफ द क्लासरूम। तो वो चीज़ भी हमको एक, मेरा जो गोल हम जो सेट करके गया है उसको स्ट्रांगली हमको और भी अचीव करने के लिए एक पुश फैक्टर रहा है सर, वो जो ग्राउंड रियल सिनेरियो रहा है। और जो एक सजेशन, जैसे मेरे पापा का इनिशियली स्टार्टेड एज ए सजेशन, लेटर इट बिकेम मेरा खुद का एस्पिरेशन था कि आई लिटरली वांट टू जॉइन दिस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। एंड ऐसे करके सोसाइटी में इफ आई कैन कंट्रीब्यूट टू देम, जो कि हमको दिया गया है, मेरे पास भी वो रहेगा कि उन एटलीस्ट हम कुछ तो कर सकेगा उन लोगों के लिए। तो वो चीज़, आई सी दिस सिविल सर्विस अ वेरी ब्रॉडर प्लेटफॉर्म दैट हम लोग को इतना कुछ देता है कि हम लोग सोसाइटी लोग को कंट्रीब्यूट कर सकेगा। एटलीस्ट वो पावर तो रहेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छा से रहेगा कि हाँ, इन केस अगर किसी का हेल्प भी आया तो हम लोग कर सकेगा। तो वही रीजन था सर। इसका बात ये जैसे कि जो लास्ट दिन में ना, इन द लास्ट ऑन द लास्ट डे ऑफ द इंटरव्यू, यू नो दैट द रिजल्ट्स विल बी कमिंग आउट टुनाइट, ठीक है? तो उस समय में कितना एंजाइटी हो रहा था? व्हाट टाइप ऑफ एंजाइटी वाज देयर, एंड देन हाउ डिड यू हैंडल दैट एंजाइटी? और जब रिजल्ट आ गया तो आप तो नाम धुना होगा ऊपर में, ऑब्वियसली, बिकॉज यू प्रिपेयर्ड रियली वेल। तो रिजल्ट आ गया, देखा नीचे जीते 83 रैंक, ठीक है? तब आपका क्या रिएक्शन था? एंड देन व्हाट डिड यू डू? फैमिली ने क्या आपको बोला? वेर दे हैप्पी, और उन्होंने बोला फिर एक बार दे दो? हाँ सर, एंजाइटी तो मेरा बहुत ज्यादा रहा था। मेरा जो वाइवा था सर, हम लिटरली हम सोया ही नहीं था, क्योंकि वो एंजाइटी, मेरा फियर, वो फोबिया, जो इंटरव्यू का फोबिया नहीं था सर, बिकॉज आई थिंक बिकॉज ऑफ द मॉक इंटरव्यूज की वजह से भी सर। लेकिन हम्म। जो एक ये फैमिली का रहता है कि हाँ, बेटी कुछ वो करने गया है, कुछ अच्छा रिजल्ट लेके आएगा, एंड देन रिलेटिव्स का जो रहता है, वो चीज से आई वॉज वेरी ओवरबर्डन कि हाँ, अभी नहीं हुआ तो क्या हुआ मेरे लिए सर। हाँ, एक दिन हम शायद रो भी लेगा, कुछ भी कर लेगा, बट आई विल स्टार्ट अगेन, वो था। बट देन व्हाट अबाउट माय फैमिली, एंड देन थोड़ा हम लोग का जो प्रिपरेशन जर्नी भी रहता है, बहुत लेंदी प्रोसेस रहता है। तो वो चीज से बहुत एंजाइटी रहा है। लेकिन वंस इंटरव्यू वाज ओवर, मेरा इतना ही था कि आई हैव डन माई पार्ट। अभी मेरा पास कोई चीज, कुछ ऑप्शन भी नहीं है कि कुछ रेक्टिफाई करने का। तो उसमें हम इतना सोच के भी फायदा नहीं है, तो उसमें हम थोड़ा काम होने हम्म। लगा। जितना समय जो हम एंग्जाइटी में चला गया, उसको हम थोड़ा रिलैक्स करने लगा। एंड देन द डे ऑफ द इंटरव्यू, तो था कि उसको पहले से ही था कि 9 अगस्त तो क्या हालत होगा वो पता नहीं, वो पहले से चल ही रहा था बैक ऑफ द माइंड। लेकिन इंटरव्यू के दिन में, हाँ, जैसे कि सर बोला कि नाम स्क्रॉल किया तो मेरा ऑलमोस्ट लाइक 4 पेजेस में आया। तो पहले देख के तो आई बस थोड़ा थोड़ा देर के लिए, हाँ, थोड़ा सा, थोड़ा बुरा भी लगा टू बी फ्रैंक, कि हाँ, थोड़ा मतलब जब प्रिपरेशन करता है ना, कि तब ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में कि लिस्ट में नाम आ जाए, लेकिन आप जब पढ़ते पढ़ते जब चला जाता है, इंटरव्यू तक पहुंच जाता है, जो रिजल्ट है, आप हम लोग एज एन ह्यूमन बींग भी, हम लोग का हर किसी का वही होता है कि एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है। तो मेरा भी उस हिसाब से हम्म। था। बट देन हम बहुत लोग को बात किया, तो उन लोग भी बहुत पॉजिटिव से, मेरा जो फ्रेंड है, बताया। फिर आई थॉट अबाउट द 300 एस्पिरेंट ना सर, की वी वे 420 कैंडिडेट्स। वहां से लाइक हम लोग 140 जैसा सेलेक्ट हुआ। एंड मेरा फ्रेंड्स भी कोई कोई था, शायद होता भी होगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सबके लिए, कि ये जर्नी में तो हर कोई बहुत तकलीफ करके आया है। और इट्स ए कंपटीशन कि कोई आगे बढ़ेगा, कोई पीछे रहेगा, कोई फर्स्ट होगा, कोई सेकंड। इसका मतलब ये भी डिसाइड नहीं करते कि आप नहीं सक रहे हैं, कुछ कोई चीज रह गया, कुछ फैक्टर रह गया होगा कि कोई आगे बढ़ गया, कोई पीछे रह गया। उस हिसाब से सोच के हम भी पॉजिटिवली ले लिया है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट नाम आया है। तो और पेरेंट्स, रिगार्डिंग माय पेरेंट्स, दे वर वेरी हैप्पी, क्योंकि उन लोगों का ऐसा कुछ भी नहीं था। आई हैव माय एल्डर ब्रदर एंड माय मदर। तो मम्मी तो सोया नहीं, बोला रिजल्ट मिलने के बाद से। एंड देन माय ब्रदर, क्योंकि आई वाज एट ईटानगर, हम घर पे नहीं था, तो दे आर वेरी हैप्पी। उन लोग का ऐसा कुछ भी नहीं है कि वाई ये क्यों नहीं मिला, वैसा क्यों नहीं मिला, ऐसा था। हाँ, लेकिन थोड़ा ऐसा बाहर से
तो था कि हम आपको लगा था कि आपका सीईओ में आना था, आपका नाम बहुत नीचे गया, ऐसा कुछ कुछ था, बदन उसको भी कुछ नहीं, बोलने वाला तो बोलता है, हम भी पहले से मेरा माइंड में हम वो कर लिया था कि होगा, बोलने वाला बोलेगा, आई हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। तो वो वही मेरा प्रोसेस रहा है सर, एंटायर अभी जितना तक भी गए। And then you are a working lady, right? You यस। have been working at SSA teach. So यस। how did you manage your time? Because most of the time हम सुनते हैं कि स्टूडेंट लोग भी, इवन एस्पिरेंट्स, दे कीप टेलिंग मी सर, बिजी शेड्यूल बिजी शेड्यूल। तो आप तो वर्किंग लेडी है, तो कैसे टाइम मैनेज किया आपने पढ़ाई के लिए? जी सर, मेरा सर पूरा शेड्यूल फिक्स होता था। जैसे कि हमको अगर 5 बजे उठना है तो आई वेक अप एट 5 o'clock। फिर हमको हम्म, 2 घंटा पढ़ना है तो 7 बजे तक पढ़ना है। फिर थोड़ा बड़ा काम भी होता है, वो सब चलता है घर पे कुछ कुछ, वो मैनेज करके ब्रेकफास्ट करके इतना बजे स्कूल आना है। तो स्कूल में भी अगर हमको कुछ समय मिलता है तो स्पेशली करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर हम उसको स्कूल में ही वो कर देते हैं। फिर आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेके आई टू गो टू द लाइब्रेरी, बिकॉज घर का एनवायरनमेंट भी ऐसा है कि थोड़ा आगे शोर शराबा ये सब रहता है। तो लाइब्रेरी मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, हम वहाँ जाके मेरा टाइम फ्रूटफुली यूटिलाइज करते हैं। तो मेरा पास ऐसे था कि अभी ये समय को हम वेस्ट किया तो मेरा पूरा दिन ही वेस्ट हो जाएगा। तो आई थिंक वर्किंग एस्पिरेंट आप लोग के लिए, अगर कोई भी वर्किंग है तो आप लोग के लिए और भी पॉजिटिव ही रहता है, बिकॉज आप लोग वेस्ट करने का समय ही नहीं रहता है। अभी इतना ही लिमिटेड टाइम को आपको फ्रूटफुली यूटिलाइज करना है, अगर आप ये नहीं किया तो आपका इसमें आप खुद का ही लॉस है। तो उस हिसाब से मेरा एक प्लान जो हम हर दिन कैरी आउट करता था, और स्पेशली जो शेड्यूल बनता है उसमें मेरा मेंस आते आते तो आई टू प्लान की पूरा महीना का कैलेंडर में हम लिख के रखते हैं कि इतना पॉलिटी आईआर इंटरनेशनल रिलेशन ऐसा चलेगा। फिर जैसे एग्जाम सामने आते कि हम नेक्स्ट डे का भी मेरा वीकली प्लानिंग, फिर नेक्स्ट डे का भी प्लानिंग, जैसे कि 5 बजे उठा, 2 घंटा ये टॉपिक छुआ ये छुआ, फिर ऐसे किया, थोड़ा रेस्ट किया, फिर आंसर राइटिंग, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा लेजी फील होता है, तो 3 बजे से 5 बजे तक आई टू राइट डाउन आंसर्स। तो ऐसे करके मेरा स्ट्रेटेजी रहा है सर। ओके। तो सुन रहा होगा अभी वर्किंग वाला लोग कि आप लोग भी ये चीज़ को कर सकते हैं ना। तो कितना आवर, हाँ, कितना आवर आप डेडिकेट करता था पढ़ाई में अपार्ट फ्रॉम योर स्कूल? तो आप जैसे कि ऐसा होता है कि सपोज फॉर मी, आई यूजुअली, अभी भी हम, आई यूजुअली फिक्स 4 to 6 आवर्स ना। तो आप कितना आवर फिक्स करता था अपना प्रिपरेशन में? सर स्टार्टिंग इनिशियल जर्नी में तो उतना लंबा स्टडी नहीं होता था, लेकिन मॉर्निंग जैसे कि 2 घंटा को हमको निकालना ही होता है, ऐसे करके मेरा लाइक ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स चला जाता था स्टार्टिंग फेज में। कभी कभी आई टू टेक ब्रेक, क्योंकि हर दिन वो जोश कभी नहीं रहता है, उसमें थोड़ा ब्रेक लेके फिर कंटिन्यू भी करते हैं। लेकिन जैसे एग्जाम आ गया था उसमें तो मेरा बहुत, जैसे कि आई टू स्लीप अराउंड 5 आवर्स ही होता था मोस्टली, 5 hours to 6 hours जो 3 मंथ्स का जो रहा है, क्योंकि बहुत वो बहुत हेक्टिक लगा मेरे लिए। और लंच करने के बाद आई जस्ट टेक पावर नैप, मेरा 10 मिनट वाज सफिशिएंट फॉर मी, उसमें हम इतना सो जाते कि माइंड फ्रेश होके फिर स्टार्ट हो जाता था। टाइम एक एक मिनट उसमें लगता है कि बहुत स्पीड जा रहा है, जैसा फास्ट टाइम, अभी 7 बजे था अभी 10 बज गया, वैसा शेड्यूल था। तो मतलब लोग बोलते हैं कि 8 घंटा नहीं सोने से तो मेरा नहीं होता है ना। मैंने पीपल से लाइक दैट, ठीक है, हम भी नहीं मानता ये बात को, लेकिन आप, आपको कहाँ तक लगता है कि 8 घंटा नहीं सोने से नहीं होगा? एस्पिरेंट का लग्जरी है क्या 8 घंटा सोने का? सर एक्चुअली ये हम लोग का बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, कि आप जैसे बॉडी को फिक्स कर देते हैं, आपका उसी हिसाब से चलते हैं। कोई 10 घंटा सोने वाला को 10 घंटा से भी ज्यादा सो सकेगा, कैपेसिटी का ऊपर होता है। लेकिन आई थिंक मिनिमम आप लोग 5 to 6 आवर्स, अगर आपका बॉडी उस हिसाब से एडजस्ट हो चुका है तो वो इशू नहीं रहता है, जितना हमको हम 3 मंथ्स में जितना फेस किया है। एंड देन उस समय में, एग्जाम का समय में आपको खुद भी ऐसा लगेगा कि हाँ पढ़ना है, अभी टाइम कम हो रहा है। अदर देन दैट आप लोग दूसरा जो समय है, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग एटलीस्ट एक मिनिमम अमाउंट तो देना ही चाहिए पढ़ाई के लिए, कि अभी एज एन एस्पिरेंट वो आप लोग जो जोश है जो वो उसको लेके चलना चाहिए था, कि जब रिजल्ट भी निकलेगा ना, आप वो जो मेहनत किया है आपको लगेगा कि हम सच में मेहनत किया था, वो चीज़ भी आपको फील होगा। तो अभी जो स्लीप का जो सेक्रीफाइस है उसको आप लोग पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, कि हाँ ये कर रहे हैं तो वन डे मेरा एक ऐसा रिजल्ट आएगा कि आई बी वेरी ग्लैड कि हम इतना कुछ सेक्रीफाइस भी किया। क्योंकि जब आप लोग कुछ सक्सेस मिलता है आपका हार्ड वर्क से, जो फेलियर्स के बाद सक्सेस, वो अचीवमेंट आपको अलग से सेटिस्फाइंग वाला होता है। तो आई थिंक आप लोग थोड़ा स्लीप को सेक्रीफाइस करना, फ्रेंड्स को थोड़ा दूर रखना, वो सब बहुत जरूरी है एज एन एस्पिरेंट, क्योंकि एक डिस्ट्रैक्शन भी रहता है आपका जर्नी में। यहाँ से कभी फ्रेंड आपको कॉल करेगा, कभी आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, फिर स्टडी में मेंटेन करना। तो मेरा ऐसे करके हम बहुत दूर भी हो गया है, लेकिन अच्छा है, मेरा फ्रेंड लोग बहुत सपोर्टिव है, वो लोग को पता है कि हम इस जर्नी में हैं, तो उस हिसाब से साथ भी दिया। एंड देन आप जब सर्विस में ज्वाइन हो जाएगा तो आपको ऐसे ही बहुत सारा फ्रेंड्स मिल ही जाएगा, जो कांटेक्ट नहीं होने लगा भी आपको ऐसे ही आपको सब लोग विश भी करने लग जाएगा, तो उसमें आप इतना सोचना नहीं चाहिए।
तो आई थिंक सर आपका आंसर, आपका क्वेश्चन को शायद बोल दिया। हाँ, वेरी वेरी नाइसली लाइक आंसर्ड। एंड देन जो अभी हम लोग प्रीलिम्स मेंस करके आते हैं ना, तो जी जैसे सर। कि इन प्रीलिम्स आपका स्ट्रेटेजी क्या रहा है, एंड देन टेल द एस्पिरेंट्स द मिनिमम मटेरियल्स ना दैट इज रिक्वायर्ड फॉर क्लियरिंग द प्रीलिम्स, और स्ट्रेटेजी क्या रहना चाहिए प्रीलिम्स के लिए। एंड देन अनदर क्वेश्चन, एडिशन क्वेश्चन इज कि प्रीलिम्स और मेंस एक साथ होना चाहिए ना, जैसा बहुत जगह में ऐसा है कि प्रीलिम्स पहले कर लेगा ना, तो व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी? ओके सर, आई लाइक टू आंसर द सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट। आप लोग का जो प्रीलिम्स एंड मेंस का जो स्ट्रेटेजी है, इट्स नॉट सेपरेट। आप लोग का सिलेबस वही है, और आप लोग प्रीलिम्स कर लिया बाद में मेंस करेगा, वो बहुत गलत अप्रोच रहता है। पहले से ही आप लोग को जितना सिलेबस है जानना है। प्रीलिम्स का आप लोग का क्या होगा, आप जब फाउंडेशन आपका सब बिल्ड हो जाएगा, तो उसको आप ऐसे रिवाइज भी कर सकता है। तो उस हिसाब से स्ट्रेटेजी कभी मेरे लिए तो कभी सेपरेट रहा ही नहीं, क्योंकि मेंस और प्रीलिम्स आई टू सी एज सेम थिंग ना। आप लोग बस उसमें लिखना है और उसमें एमसीक्यू है, थोड़ा आपको स्ट्रेटेजी लगाना है, एलिमिनेशन टेक्निक लगाना है, वही है। एंड रिगार्डिंग जो सोर्सेस है बुक्स का, जो मिनिमम आप लोग को पढ़ना है, जैसे कि आई हैव रिटन डाउन सम ऑफ द थिंग्स। जो आप लोग का पॉलिटी का जो लक्ष्मीकांत वाला बुक, तो इट्स आप लोग का जैसे कि होली बुक जैसे बोलते हैं कि हर एस्पिरेंट का मुख में आप सुनाई दे गए। एंड देन इंडियन इकोनॉमी का आप लोग जो 11 12 का हम वो रेफर किया था। ज्योग्राफी भी आपका 11 12 का एनसीईआरटी का बात करें, वो सब देखना है। मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम है। एंड देन आई हैव दिस बुक। आप लोग को अगर इनकेस किसी को चाहिए, हम इसलिए निकाल के रखा था, ये एक मतलब रिवीजन के रखा था, ये हैंड रिटन टाइप वाला है, तो ये हमको बहुत हेल्प किया है। आई थिंक इट्स विजिबल। तो ये एक आप लोग ऐसे ले सकते हैं, लेकिन हम जैसे भी आप लोग को पहले ही बोले कि सर का नोट्स इज वेरी सफिशिएंट। ये एक्चुअली मेरा पहले हम जब ज्वाइन स्टार्ट किया था तभी हम ऑर्डर करके रखा था। तो पॉलिटी आप लोग ये कर सकता है। एंड देन रिगार्डिंग जो करंट अफेयर्स है, उसका मेरा ये रहा था कि आई यूज्ड टू वॉच परचम का जो एक टेलीग्राम में है, उसमें आजकल 24 इंटू मतलब जितना भी न्यूज़ है, उन लोग थोड़ा यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी आजकल, पहले थोड़ा एपीएसएसबी लेवल वाला था, आजकल वैसे भी देने लगा है। एंड देन मेरा पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का प्रीलिम बूस्टर और एडिटोरियल, अगर हम कहीं घूमने भी चला गया, सपोज 2 2 3 डेज का मेरा उसमें स्किप हो गया, वन आई यूज्ड टू लिसन। और यूट्यूब में मेरा ऐसा है कि हम दूसरा वीडियोस नहीं देखते, ओनली स्टडी मटेरियल, ताकि डाइवर्ट ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो कभी सोते समय तो नहीं, बट कभी नींद नहीं आने से, अदरवाइज ड्यूटी जाते वक्त, रेडी होते वक्त भी हम एडिटोरियल लगा देते हैं या प्रीलिम बूस्टर सुन लेते हैं। तो आपको करंट अफेयर्स जैसे कि लास्ट मोमेंट में करेगा नहीं होता, वो हमेशा देखना है। एंड द न्यूज़पेपर वाला भी एटलीस्ट आप एडिटोरियल वाला पोर्शन या फिर हेडलाइंस की क्या चल रहा है हम लोग का इंडिया में, अरुणाचल में क्या चल रहा है, वो सब देख सकते हैं। एंड जो बेसिक वाला है, जैसे कि एनसीईआरटी का आप लोग को बोला, वो सब आप लोग देख के कर सकते हैं। मेंस का थोड़ा अलग हो जाता है, जो कि सोसाइटी वाला पोर्शन नहीं आता है, गवर्नेंस वाला नहीं आता है, वो सबको लेके इंटरनल सिक्योरिटी वाला नहीं आता है, उसमें थोड़ा सा अलग रहेगा, बट देन दे आर वेरी डुएबल। आप लोग का सिलेबस का, हर सिलेबस का एक एक नोट्स, आप टॉपिक का एक एक नोट्स बना रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि पॉवर्टी का हो गया, तो पॉवर्टी का है, सपोज टाइप्स ऑफ पॉवर्टी कुछ ऐसा है। एंड देन उसका गवर्नमेंट का स्कीम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है। तो अगर आपको न्यू एडिशन करना है, तो जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग क्या है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो सिलेबस आपका एक होली बुक है, आप उसको देख के एक एक टॉपिक आपका नोट्स रहेगा, तो इट्स मोर देन इनफ। एंड देन आपको एग्जाम में भी उतना समय नहीं होता कि बल्कि आंसर्स लिखने के लिए, कि बहुत जान रहे तो हम लिखिएगा। क्वालिटी आंसर का चक्कर में वही, जैसे कि आप लोगों को बोला, क्वांटिटी मिस हो जाता है, उसमें भी बैलेंस करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो उस हिसाब से आप लोग मेंस का कर सकते हैं। तो प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एंड प्रीलिम्स, इट्स अ वन वे अप्रोच, इट्स नॉट अ सेपरेट। आप लोग अलग अलग कंपार्टमेंट में नहीं देख सकते हैं। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हैज टू बी, आप लोग का ऐसा होना है कि हम मेंस के लिए ही पढ़ रहा है। प्रीलिम्स आप लोग मेंस पढ़ लिया वन से, प्रीलिम्स के लिए आप लोग 1 मंथ में थोड़ा सा नया स्ट्रेटेजी, थोड़ा जैसे कि रिकॉल वाला चीज लोग को देख सकते हैं ऑब्वियसली। तो यही है सब। एंड देन बहुत लोग का ऐसा होता है कि थप्पड़ से डर नहीं लगता उनको, लेकिन उनको सी सेट से बहुत डर लगता है। तो ये सी सेट को कैसे आपने डील किया? सी सेट को क्योंकि हम भी क्लास नहीं कराया ना, बट स्टिल सम टेस्ट तो हम लोग कराया था, लेकिन आपने कैसे डील किया सी सेट को? कहीं से क्लास लिया था क्या? क्लासेस जरूरी होता है क्या, कोचिंग वगैरह सी सेट के लिए अरुणाचल लेवल में? सी सेट का ऐसा है कि अगर आप लोग को किसी को मैथ्स तकलीफ लगता है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इंग्लिश और रीजनिंग अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पैसेज में मिलेगा। इवन यूपीएससी भी ऐसा होता है कि 30 क्वेश्चन या 20 29 क्वेश्चन पैसेज में ही रहते हैं। एंड देन आप जब मार्क्स को काउंट करेगा आपको उसमें, तो आप
आराम से एक स्ट्रेटेजी निकाल सकते हैं कि आपको बस उतना ही पासिंग मार्क, वो क्योंकि आपका रैंकिंग डिटरमाइन करने वाला नहीं है, बस आपको पास ही करना है। तो आप, अगर आपको लग रहा है कि मेरा मैथ्स में प्रॉब्लम है लेकिन आपका कंप्रीहेंशन में स्ट्रांग है या रीजनिंग में है, तो आप वो भी अप्रोच कर सकते हैं। कोई कोई होगा कि तीनों में स्ट्रांग है, तो फॉर देम इट्स, उन लोग के लिए बहुत केक वॉक जैसा रहता है। बट देन फॉर द रेस्ट, जिसको मैथ्स डिफिकल्ट है लेकिन उसके लिए भी अदर वे है, यू कैन गो फॉर कंप्रीहेंशन है। इस बार भी ऐसा था, कंप्रीहेंशन डायरेक्ट 30 जैसा क्वेश्चन रहा है, एंड देन रीजनिंग भी कुछ कुछ बहुत ड्यूएबल होता है, कुछ कुछ तो करेंट अफेयर्स कर जनरल नॉलेज भी आ जाता है। तो उस हिसाब से सिंसेट आप लोग को इतना वो करने का जरूरी नहीं है। यूपीएससी लेवल वाला तो इट्स वो अलग थिंग है, लेकिन अरुणाचल में बहुत, हमको ऐसा लगा था कि अच्छा से आया है पेपर, इतना ऐसा कुछ भी टफ नहीं था, वो हर कोई कर सकता है, तो इतना वो मैटर नहीं करता है। रिगार्डिंग कोचिंग, मेरा कुछ भी कोचिंग नहीं रहा है। हम यूपीएससी का कंप्रीहेंशन जब प्रैक्टिस कर रहा था, तब हमको लगा था कि इट्स वेरी टफ। वो जो उसमें एक एक वर्ड का मीनिंग समझ, कोरोलरी क्या है आपका, हम्म। एग्जाम्पशन क्या है, हम्म। एग्जाम्पशन में भी जो चीज़ है उसी को ही बोलना, एक्स्ट्रा नहीं समझ। तो हम एग्जाम देने के बाद वो चीज़ हमको बहुत आइडिया मिला। मे बी दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन कि हम जब अटेम्प्ट किया तो हमको इजी लगा, जो स्टेट का सिलेबस है। तो आप लोग भी यूपीएससी का कंप्रीहेंशन लेके आप लोग बैठ सकते हैं। जब आप लोग हायर लेवल का प्रिपेयर करते हैं तो आप लोग को एक वो भी होता है कि कॉन्फिडेंस भी आता है, एंड देन आपको थोड़ा चीज़ को इजी भी लगने लगता है। तो मेरा वो एक अप्रोच रहा है। हम कोचिंग ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो इस हिसाब से आपका कुछ कुछ जनरल आप सीख सकते हैं। एवरेज का, परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया, ब्लड रिलेशन आप लोग यूट्यूब में भी मिलेगा, उनसे मिल जाता है। तो उस हिसाब से इट्स वेरी ड्यूएबल। आप लोग सी सेट को टेंशन ही नहीं लेना चाहिए, सी सेट हो जाएगा। किसी को टेंस लगता है कि हाँ है, तो आप लोग एटलीस्ट 1 आवर दे सकता है, वो मोर देन इनफ है, आप लोग क्लियर कर लेगा उसको। ठीक है, तो ये आपका तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है ना आपका, दिस सर मेरा एपीसीएस पहला एग्जामिनेशन। सर मेरा पहला बट अटेम्प्ट रहा है। हाँ। बट देन वो हम्म। मेरा विदाउट एनी प्रिपरेशन, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर सर। वो जस्ट पापा ओके। देने वहां, तो ये सीरियस अटेम्प्ट रहा है सर, ये वाला। ओके, तो सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, तो आप लोग भी हो सकता है, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट देते देते 5 साल लग गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जो ये 5 साल का गैप रहा है ना, 5 इयर्स, जी। ठीक है, 5 लॉन्ग इयर्स, 22 से लेके यू स्टार्टेड एंड देन 25th में यू क्लियर नाउ ना। तो ये बीच में जैसे कि समवन सेड, सुम्पी आस्क्ड डिड यू फेस बर्नआउट, हाउ डिड यू डील विद इट। तो क्या अप्रोच रहता था जब कभी कभी ऐसा होता है कि लेथर्जिक हो जाता है, बर्नआउट हो जाता है, ऑब्वियसली सब होता है, हम लोग भी हो जाते हैं ना, सब होता है। तो उसमें आपका क्या अप्रोच रहता था, ये पूछ रहे हैं एस्पायरेंट। हाँ, वो तो डेफिनेटली कि आगे का कोई एग्जाम नोटिफिकेशन नहीं रहा है तो कैसे पढ़ना है, वो तो ऑब्वियसली हर किसी को वो एक फीलिंग तो रहेगा ही। लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये भी था कि एग्जाम तो आएगा ही, और जब एग्जाम आएगा तो आई हैव टू बी रेडी, उसमें मेरा एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। आप लोग उसको भी लेके चलिए। अभी स्पेशली आप लोग जो अभी प्रेजेंट एस्पिरेंट, आप लोग का तो और भी बहुत चांसेस है कि विद इन नेक्स्ट ईयर एग्जाम हो सकता है, या फिर उसका बाद वाला भी। तो उसमें आप लोग का एक आगे फ्यूचर गोल है सोचने के लिए ना, कि 2 साल, और उस समय में आप प्रिपरेशन में कब टाइम निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। मेरा जो 5 इयर्स का जो जर्नी या 4 इयर्स का जर्नी रहा है, बीच में हम भी ऐसा होता था, टू टेक ब्रेक्स, हम घूमने निकलते हैं, हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं जगह, फिर आके वही सोचते हैं कि अभी घूम लिया तो अभी पढ़ना है, ऐसे करके। कभी दिन कुछ कुछ फ्रेंड्स जो हम लोग का प्रिपरेशन जर्नी में रहा है, हम आपस में भी डिस्कस करते हैं कि कंटिन्यू करना है ऐसा, और एक अंदर से मोटिवेशन पहले से, आई थिंक वो भी एक रीजन था कि कोई हमको इतना भी पुश करना नहीं पड़ा है, कि मेरा जर्नी को मतलब ऐसे ही मेरा थोड़ा स्मूथली चला गया। प्लस वर्किंग के वजह से और भी टाइम लिमिटेड था, तो जर्नी मेरा डेडिकेटेडली जा रहा, बीच बीच में थोड़ा ब्रेक रहा, लेकिन ब्रेक को हम इतना भी लंबा ब्रेक नहीं रखा कि वो चीज़ को फिर वापस आने में प्रॉब्लम हो सके। तो आई यूज्ड टू सिट डाउन, पढ़ने मन नहीं करने से भी हम बुक खोल के ऐसे बैठ जाता था। वो मेरा एक रहा है पूरा एंटायर जर्नी में। कुछ दिन गैप होता होगा, कुछ बाहर चला जाता है, वो भी फर्स्ट वो भी है। सही बात है, थैंक यू। तो एंड देन एस्पायरेंट्स यूजुअली टेल मी दैट सर, आई एम वाचिंग द न्यूज़पेपर्स, ठीक है, should we watch the newspaper or should we read the newspapers, and then should we make notes from the newspapers? So these are the questions repeatedly being asked by the aspirants. तो टॉपर लोग बोलने से ही समझेगा वो, आप बता दीजिए उनको कि क्या करना है, कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहिए और कौन सा न्यूज़पेपर। पहले तो वॉचिंग इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। आपको यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर ना। स्टार्टिंग में आपको कैच करने में प्रॉब्लम होगा, दैट्स वेरी जेन्युइन। आपको समझ में भी नहीं आएगा, मेरा भी ऐसे था कि क्या लिखा है हमको समझ में नहीं। लेकिन आप उसके लिए आप जो स्टैटिक पोर्शन है उसको पढ़ लेने से न्यूज़पेपर आपको बहुत समझने में इंटरेस्टिंग भी लगने लग जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है।
तो सर उस हिसाब से आप पहले एक हैबिट डाल लीजिए, सब लोग जितना भी देख रहे हैं कि हाँ पढ़ना है। इनिशियली तो आपको 2 घंटा भी लग जाएगा पढ़ने के लिए, कि उसको पढ़, मेरा भी ऐसा चलता था बहुत समय। लास्ट में आप लोग चॉक आउट कर सके कि कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और सर का भी बहुत सारा वीडियोस है कि आप न्यूज़पेपर कैसे पढ़ सकते हैं, हम वो भी रेफर किया है सर का, कि कौन सा हम लोग का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये जो इम्पोर्टेंट है यू कैन जस्ट गो थ्रू द हेडलाइंस, कि चलो ये चल रहा है, एटलीस्ट उसको देख सकता है। तो और नोट्स बनाने का, कि नोट्स कोई कोई बनाता है, कोई कोई नहीं बनाता है, अपना अपना स्ट्रेटेजी है। लेकिन हम न्यूज़पेपर से तो हम ऐसे नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि कभी बल्कि भी हो जाता है। मेरा भी बहुत सारा इसमें अप्रोच रहा कि हम कभी कभी भाग कर देते हैं, गवर्नेंस का अलग से, पॉलिटी का अलग से, ऐसे बल्कि हो जाता है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप लोग हर दिन अगर अपडेट रहते ही रहेगा तो आप लोग, न्यूज़ भी ऐसा होता है कि रिपीटेशन ही होता है कोई चीज़। अभी जैसे गवर्नर का कुछ इश्यू चल रहा है, वही आएगा, अभी उसका आर्टिकल आपका एसेंट का 201 आर्टिकल, तो आप लोग ऐसे कर करके वो चीज़ आप लोग का याद भी हो जाता है ना। अब अगर रेगुलर हैबिट रहने से, प्लस आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होने से, आपको पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। इन केस आपको लगता है कि हाँ मेंस में हमको ये काम आएगा, हम भूल सकते हैं, देन यू कैन राइट डाउन, आप लोग उसको कर सकते हैं। या फिर कंपाइलेशन सर का जो मंथली वाला भी मिलता है, वो भी आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं। तो मेरा एक दो सोर्सेस हम उसमें कंसिस्टेंसी हम मतलब रखा है कि इसी को ही फॉलो करना है। आप लोग को यूट्यूब में भी इतना सारा न्यूज़ लेक्चर, आप लोग डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। पीडब्ल्यू ओनली आई को हम जो रेफर किया था आप लोग को, जैसे बता रहे हैं, एक प्लेसेस इन न्यूज़ का अलग से 1 वीक वीकली आ जाता है, इकोनॉमी वाला वीकली आ जाता है। तो वो आप लोग सप्ताह में, जो वीक में जो पढ़ा है वो एक ही वीडियोस बन के कंपाइलेशन आ जाता है। तो उस हिसाब से मेरा रेगुलर रहा है कि न्यूज़ को हम मतलब छोड़ा नहीं था, तो इसलिए एक सेपरेट नोट्स भी मेरा नहीं रहा है। मेंस के लिए थोड़ा सा स्ट्रेटेजी अलग हो जाता है, आपको अभी जो करंट चल रहा है उसको लिखना है, उसको करना है, तो उस हिसाब से ऐसा। थैंक यू। एंड देन जो ये मेंस के लिए आप बोल रहे हैं ना, तभी इसमें उससे पहले क्वेश्चंस ये कुछ कुछ है कि क्या मतलब हर दिन अलग सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए कि ना पहले एक सब्जेक्ट खत्म करना चाहिए, जैसे पॉलिटी हो गया, फर्स्ट वी शुड डील विद पॉलिटी एंड देन वी शुड मूव अहेड विद ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ना तीनों को एक साथ एक ही दिन में पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी ऑप्शनल ऐसे लेके जाना चाहिए? आपका स्ट्रेटेजी क्या रहा? यस यस, यू ऑडिबल। यस। हाँ, तो जो आप लोग जैसे कि पॉलिटी अलग से, इकोनॉमी अलग से, वो डिपेंड करता है कि अगर आप वो सब्जेक्ट को पढ़ पढ़ के आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ज्यादा हो गया, तो यू कैन स्विच। तो मेरा स्टार्टिंग में आई स्टार्टेड विद पॉलिटी, पॉलिटी पढ़ पढ़ के ऐसा गया कि स्टार्टिंग वाला स्ट्रेटेजी थोड़ा अलग रहा है। लेकिन जो समझ में जब आ गया कि एग्जाम का पैटर्न ऐसा है, तो हम थोड़ा स्विच करता था सब्जेक्ट में, क्योंकि आप जब एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आप उसी में ही रह जाते हैं। लेकिन जब आप अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको ऐसा हुआ कि अच्छा ये भी पैरेलली चल रहा है, मेरा ये सब्जेक्ट भी चल रहा है। तो इट्स डिफरेंट, आप लोग का स्ट्रेटेजी अलग अलग हो सकता है। कोई कोई होगा कि नहीं हमको इसी को ही खत्म करके चलना है। लेकिन मेरा पर्सनली मेरा ये रहा था कि हम एटलीस्ट 2 या 3, लेकिन ऐसे भी नहीं लेना है कि आप बहुत सारा आप कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हैं, उस हिसाब से भी नहीं करना है। आप एक पर्टिकुलर टारगेट सेट कर लेना है कि हम इतना चैप्टर तो हम कंप्लीट करेगा ही इतना समय में, तो उस हिसाब से आप आगे बढ़िए। आपका वो हो चुका है तो आप यू कैन स्विच ऑन टू अदर सब्जेक्ट्स। या अगर अभी आपको बहुत ज्यादा लग रहा है, तभी भी आप स्विच कर सकते हैं कि नहीं अभी हम थोड़ा सा माइंड को चेंज करना है, अभी हम थोड़ा सा इजी टॉपिक में जाना चाहेगा, देन ऑल्सो यू कैन गो। तो इसमें अपना अपना स्ट्रेटेजी भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट यू हैव टू फॉलो माइंड ओनली, आपका हिसाब से आप लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं वो कर सकते हैं। And then the another thing is that I have seen that aspirants they usually don't like solving questions, MCQs. तो 3 साल का बाद भी किसी को पूछने से बोलते हैं कि सर किया तो नहीं था, थोड़ा थोड़ा किया था। तो ये जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, एंड देन आपने कितना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व किया होगा फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस? हाँ, आप लोग का PYQs तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जब पढ़ रहे हैं आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब याद हो गया लगेगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं, तब आपका एक्चुअल आपका नॉलेज का टेस्ट होता है। आप फॉर द प्रीलिम्स आपका रिकॉल रिकॉल कैपेसिटी देखता है ना, आप कितना आपको याद है। तो आपको MCQ जब आप सॉल्व करेगा तब पता चलेगा कि अच्छा ये, और इसमें मेरा सिली मिस्टेक्स हो रहा है। कभी कभी इजी क्वेश्चंस भी आप नहीं कर पाएगा, पढ़ा था ऐसा, तो आपको वो एक ये ओवरव्यू देता है, या फिर आपको एक रियल सिनेरियो आपको दिखाता है कि आप कौन सा कैटेगरी में है, आपका प्रिपरेशन का जर्नी, प्रिपरेशन का लेवल कौन सा है। एंड फॉर द मेंस मेरा तो PYQ स्पेशली फॉर माय ऑप्शनल, अगर यहाँ पे भी आई कैन सी कुछ कुछ क्वेश्चंस आ रहा है, लेकिन अभी आई थिंक आई आंसर लेटर, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। तो उससे कि हम जितना भी UPSC का 2003 से जितना भी क्वेश्चंस रहा है, हम पूरा उसी को ही सॉल्व किया है।
मेरा बॉटनी ऑप्शनल के लिए, क्योंकि उसका बॉटनी का अलग से क्लासेस भी हमको, आई आई सर्च की, देखा कि कोई ऑफर कर रहा है या पढ़ाने वाला, यूट्यूब में भी बहुत कम वीडियोस है। तो ऐसा हो के किसी किसी एस्पिरेंट आई वांटेड टू कांटेक्ट जो बॉटनी लेके क्लियर किया है, तो उस समय में आई थिंक इतना भी नहीं रहा, बट इस बार हम लोग का बॉटनी वाला भी बहुत सारा निकला है। तो उसको लेके मेरा बहुत एक था कि कैसे करना है, तो हम यूपीएससी का पूरा क्वेश्चंस देखा, तो उस हिसाब से क्वेश्चन पैटर्न भी सिमिलरिटी भी रहा, आया भी है, उसी क्वेश्चन का आगे पीछे घूमता है। तो पीवाईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग को वो एक डायरेक्शन देगा कि आप लोग कैसे प्रिपेयर करना है, और आप लोग का प्रिपरेशन का स्टेज आप लोग कहाँ पे है। तो बहुत जरूरी है कि आप लोग पढ़ लिया और पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आपको लगे, आपको आपका जो प्रिपरेशन है उसका आप आधा स्टेज तक ही है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू solve the questions after you get through all, after you are done with your preparation, after you are done with your studies. Na, PYQ is very important. And then the other thing is many aspirants here are very new. They are 2024 graduate, 23 graduate, and then some of them are very old. ना पुराना बहुत सारा 10 साल पुराना वाला लोग भी है, ठीक है, डेकेड ओल्ड वाला। तो वो लोग सोचता है कि नया वाला लोग सोचता है कि एक बार में तो होगा नहीं, ठीक है, जस्ट इस बार ट्राई कर लेगा। हाउ फार इट इज ट्रू? डोंट यू डू यू थिंक दैट इट इज नॉट अचीवेबल इन 1 ईयर, और लाइक जो 1 ईयर से कम का समय में अचीवेबल नहीं है, ऐसा है क्या? ना अचीवेबल है इफ वी डू इट प्रॉपरली। अभी रिसेंट में बहुत सारा एग्जांपल है जो न्यू कमर लोग की क्लियर किया है, बहुत सारा। और जितना आप लोग इंटरव्यूज भी देखिएगा, आई थिंक सर का वहां से भी है, तो इट्स वेरी डुएबल। इट डिपेंड्स ऑन योर कंसिस्टेंसी, ऑन योर हार्ड वर्क, ऑन योर स्ट्रेटेजी। ऐसा कुछ नहीं है कि जो बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहा है और जो नया है थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा कि उसका कुछ ज्यादा वो सीख लिया होगा, लेकिन वो भी डिपेंड करते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स, आप लोग कैसा प्रिपरेशन कर रहा है। अगर वो पहले से भी स्टार्ट किया है, उसका जर्नी बीच में ब्रेक हो गया या कुछ नहीं किया, तो अल्टीमेटली वी आर ऑन द सेम ग्राउंड। थोड़ा सा एक नॉलेज अपर हैंड कुछ कुछ रहेगा, बट देन उसका मतलब ये नहीं कि आप लोग नहीं कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग इंडिविजुअल, आप लोग अगर आप लोग सच में करना चाहते हैं, आप लोग का पोटेंशियल है, आप लोग खुद का स्ट्रेंथ को समझ सकते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नया न्यू कमर है तो हम लोग और एक साल प्रिपरेशन में ही चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। इस बार ही बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि नया ही आप लोग का, इवन सर्कल ऑफिसर्स भी जो निकला है बहुत सारा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकला है, फ्यू मंथ्स ऑफ द जर्नी। तो सर जो गाइडेंस देता है कि आप लोग को ये पढ़ना है ना, आप लोग प्लीज स्टिक ऑन टू डेट ना, आप लोग यहाँ वहां मत भटकिए। वो सर को पता है कि सर का जितना भी एक्सपीरियंस रहा है ना, उस हिसाब से आप लोग एटलीस्ट मिनिमम जो पढ़ने दिया है ना, आप लोग उसको खत्म कीजिए। उसके बाद जो दूसरा एक्स्ट्रा है वो देखने मन है, पढ़ना है तब देखिए, लेकिन जो सर का बोल रहे हैं कि आप लोग को प्रीलिम्स के लिए ये दे, एटलीस्ट वो खत्म कीजिए, उससे भी बहुत आप लोग का हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो मिथ में मत रहिए कि न्यू कमर लोग विल टेक 1 more year or 2 more years, इट्स जस्ट अ जर्नी, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस। नहीं, यू कैन बी नेक्स्ट सर्कल ऑफिसर, यू कैन बी द नेक्स्ट ऑफिसर, हु नोस, अगर आप लोग का स्ट्रेटेजी सही रहा एंड आप लोग वही डेडिकेटेडली फॉलो किया है तो। एंड देन आपका जो ये ऐसे पेपर, एंड देन यू हैव बीन टॉकिंग अबाउट राइटिंग ना, तो आपने मेंस का राइटिंग किस किस तरह का से शुरुआत किया, एंड देन ऐसे का राइटिंग आपने कब शुरुआत किया, क्या अप्रोच रहा है ऐसे के लिए? ऐसे का तो सर फ्रैंकली मेरा सेपरेट से, आई नेवर यूज टू राइट ऐसे, लेकिन 3 मंथ्स जो रह गया था उसमें हम हम्म, लिखने के लिए शुरू किया था। ऐसे में ऐसा होता है कि आप लोग इतना पढ़ लेगा कि आप लोग का आंसर लिखना आ जाता है मोस्टली। अगर हम्म, इंग्लिश अगर थोड़ा ठीक ठाक है तो आप लोग का नॉलेज ही इतना हो जाएगा कि आप लोग एंशियंट से मिडिवल से मॉडर्न से लेके आप लोग ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आईआर सब पहुंच जाएगा आप लोग का, ऐसा ब्रॉड। थोड़ा लिखना तो जरूर पड़े, क्योंकि राइटिंग एंड स्पीकिंग इज अ डिफरेंट थिंग ना, कोई कोई सम आर गुड इन राइटिंग, सम आर गुड इन स्पीकिंग, एंड दिस इज ऑल्सो एन आर्ट। तो आप लोग को अगर लगता है कि कुछ कुछ ऐसा होता है कि मेरा राइटिंग अच्छा नहीं है, बहुत तकलीफ, तो आप लोग थोड़ा सा जो आप लोग का थॉट प्रोसेस है, आप लोग थोड़ा लिखने के लिए कोशिश कीजिए, दिस विल हेल्प यू आप लोग। तो मेरा स्ट्रेटेजी वही था कि सिलेबस खत्म होने के बाद हम जो 3 मंथ्स, इसमें हम ऐसे एक टाइम सेट करता था कि इतना दिन में हम, या फिर संडे में हम सिर्फ ऐसे ही लिखेगा, चाहे हम ये दो ऐसे एक साथ ही लिख लेगा, ऐसे करके मेरा था। उसका कोई इतना सेपरेट स्ट्रेटेजी नहीं रहा है, आप लोग मेंस का पढ़ने से आप लोग ले ऐसे जो हो जाता है आंसर और आपका। राइटिंग वाला मेंस का जो राइटिंग था उसको कौन सा पोर्शन से शुरू किया, कौन सा सब्जेक्ट से शुरू किया आपने? सब्जेक्ट तो स्पेसिफिकली सर ऐसे तो हमको एग्जैक्टली आपकी याद नहीं, आई थिंक सर हिस्ट्री और पॉलिटी था मेरा। और जो आप सर हम्म, क्लास में जो क्वेश्चंस देता था, तो यूज टू राइट डाउन वो वाला। आई मेक श्योर कि आप जो टाइमिंग हम लोग को बोला कि इतना में ही सबमिट करना है, तो हम उसको सिंसियरली लिखता था वो वाला। फिर आप एग्जैक्टली, लोग लास्ट मोमेंट के लिए तो रुकना ही नहीं चाहिए कि लिखना है, क्योंकि वो चीज आप लोग ऐसा होगी, पढ़ाई खत्म, पढ़ाई करने के बाद लिखिएगा,
मेरा जब नॉलेज हम बहुत जमा हो जाएगा तब लिखिएगा, वो दिन कभी नहीं आएगा आप लोग का कि पढ़ते, क्योंकि वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, वो आते रहेगा आते रहेगा। आप लोग का वो चीज को एक लेथर्जी रहता है और एक फियर रहता है ना, दो चीज है। आप एक लेजी होगा, अदरवाइज आपका फोबिया रहेगा। हम्म। वो चीज अगर आपका हट गया ना तो आप स्टार्टिंग में अच्छा नहीं हो। इसलिए हम ये बोला, अगर आप लोग आंसर नहीं लिख सक रहे तो आप लोग ऑनलाइन में बहुत अवेलेबल है। आप लोग ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के दृष्टि वाला में सर्च कीजिए ना, गूगल ऐसा जाके, वहां पे आप लोग का हर दिन न्यूज़पेपर का आप लोग का क्वेश्चंस रहता है, न्यूज न्यूज रिलेटेड ही क्वेश्चन रहता है, या फिर आप सेक्शन जीएस पेपर 1 पेपर 2 करके भी रहता है। तो हम कभी कभी नहीं सकने से, मेरा स्टार्टिंग में वैसे रहा कि क्वेश्चन को हम आंसर को भी हम पढ़ लेते हैं, पढ़ के हम बंद कर देगा, फिर हम्म। हम लिखने, मेरा कितना याद है उस हिसाब से लिखते हैं। तो आप लोग ऐसे धीरे धीरे ना प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन don't wait for the last moment कि after I have studied everything then only I write down answer। It's ये आप लोगों का बहुत गलत स्ट्रेटेजी रहेगा। मेरा तरफ से भी आप लोगों को कुछ सजेशन है कि आप प्लीज राइट डाउन आंसर, स्पेशली व्हेन यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम ना, लास्ट मोमेंट में यू विल ओनली बी बिजी इन रिवाइजिंग एंड रिवाइजिंग, क्योंकि इतना सारा नॉलेज रहेगा कि आपको लास्ट में रिवाइज करना पड़ेगा। तो इसलिए स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, आपका वो लेथर्जी को ब्रेक कीजिए, आपका फोबिया को हटाइए, एंड देन शुरू कर दीजिए वैसे ही। ठीक है, तो आपका तो यू हैव बीन वेरी गुड इन राइटिंग। तो आपका जो आंसर्स है, आई कैन शो इट टू माई स्टूडेंट्स ना, रेफरेंस के लिए बाद में। वो जी सर। केबांग वाला आंसर भी बहुत सुंदर था लास्ट टाइम। तो कोई पूछ रहा है यहाँ पे कि आई एम आस्किंग द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड हियर ना, जो ओके सर। चैट में लिखो, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट फॉर यू राइट टू रीड एंड यस आंसर सर। अगेन। सो आई विल यस सर। आस्क फॉर देम। सो इनका क्वेश्चन है कि इंटरव्यू में इंग्लिश बोलना जरूरी है क्या, ठीक है, एंड देन हिंदी और इंग्लिश मिक्स करने से कैसे रहेगा ना। तो व्हाट डू हैव टू से फॉर दिस? इंटरव्यू में तो, मेरा इंटरव्यू में मॉक में तो कुछ कुछ ऐसे भी था कि सर लोग कि आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश, आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी, ऐसे भी पूछा। इवन फॉर द हम्म। मेंस में भी हमको सर, जैसे सर एंट्री किया, फिर प्लीज टेक योर सीट ऐसे बोलने के बाद सर ने खुद बोला, पूछा कि आर यू कंफर्टेबल इन बोथ द लैंग्वेजेस, तो हम यस सर, जी सर, मेरा भी ऐसे ही रेस्पॉन्ड रहा है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लोग को इंग्लिश में ही बोलना है, लेकिन बोल सकने से इट्स वेरी गुड। आप फ्यूचर हम्म। ऑफिसर होने जा रहे हैं तो यू शुड बी गुड इन स्पीकिंग ऑल्सो, क्योंकि जरूरी हम्म। है ना, अभी इतना आप प्रिपरेशन, इतना एक प्रेस्टिजियस एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं। बट इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है कि आपको यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश में ही बात करना है। जानना है बहुत अच्छा बात है, वरना आप हिंदी से भी कर सकते हैं, हिंदी ऑल्सो की। हम लोग का जो हिंदी है थोड़ा रफ एंड टफ वाला हिंदी होता है, जो हम्म। पोलाइट वाला नहीं होता है। वो चीज को भी आप लोग माइंड में रखना है कि जब बोलने जा रहा है, क्योंकि हम लोग इतना बड़ा पर्सनैलिटी लोग के साथ डील कर रहे हैं, सर ऑफिसर्स लोग से बात कर रहे हैं, तो हम लोग का भी ऐसे होना चाहिए कि व्हेन वी आर स्पीकिंग, हम लोग यूजेस ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज, प्रॉपर वोकेबलरी, रिस्पॉन्ड करना भी जरूरी इफ यू आर स्पीकिंग इन हिंदी। अदरवाइज इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल की इंग्लिश ही बोलना है, तो दोनों ही चलता है। ये ऐसा कुछ भी ये नहीं है, लेकिन मेरा तरफ से भी सजेशन, आप लोग ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो इंग्लिश जानना भी बहुत जरूरी है, वो भी है। आप लोग आ भी दैट्स जाएगा वो धीरे धीरे। दैट्स व्हाट आई वुड आल्सो लाइक टू टेल यू। देखिए, तो ये क्वेश्चन आप लोग बार बार पूछते रहते हैं, ठीक है, हम 10 बार 20 बार बहुत बार आंसर दे चुके हैं। तो इसमें क्या है कि यू कैन स्पीक एनी लैंग्वेज, इट्स फाइन, बट आप देखो उसमें जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, लबासना में जाएगा। यू हैव टू गिव प्रेजेंटेशन, यू हैव टू गिव प्रेजेंटेशन टू द गवर्नर। यू कैन नॉट स्पीक हिंदी ना, जो हम लोग हिंदी बोलते हैं उसमें नहीं। सी वंस आई सेड, देखो, आई टेल माई वीकनेसेस वेरी क्लियरली। वन इन दिल्ली में हम उसमें गया था, ये क्या बोलते हैं, जामिया का, जो उसका इंटरव्यू तक पहुंचा था, प्री कोचिंग वाला। देन आई वॉज वेरी कॉन्शियस अबाउट माई इंग्लिश, दो आई वॉज इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट, लेकिन मेरा बोलना ठीक ही था, हम बोल सकता था अगर चाहता तो। आई वेंट देयर एंड आई सेड कि हम हिंदी में बोलेगा, ठीक है, आई सेड लाइक दैट। एंड देन माई हिंदी इज ऑल्सो नॉट दैट बैड, लेकिन दे स्टार्टेड आस्किंग मी दिस, इवन द कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स इन हिंदी ना, तब हम उसमें खत्म हो गया हम डायरेक्ट, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। एंड देन इफ समवन इन द बोर्ड, फॉर गॉड, आपका भगवान ना करे कि इफ समवन इन द बोर्ड इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द हिंदी, दैट विल बी डिफिकल्ट ना। आईएएस हो सकता है कोई बाहर का आएगा, कंफर्टेबल नहीं होगा हिंदी में, दोस आर द थिंग्स। एंड देन यू हैव टू रिप्रेजेंट अरुणाचल, बाहर जाएगा, ट्रेनिंग होगा कभी। अभी जैसे रोबिन रोबिन हिबू बोलते हैं, ये दूसरा दूसरा लोग भी, हम लोग एपीएस ऑफिसर्स लोग भी, तो दे गो आउटसाइड ऑल्सो ना। सो आपको कम्युनिकेशन का पर तो काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाता है, हम लोग भी ठीक हो गया। तो गवर्नमेंट स्कूल ही है आगू तो, दे आर वेरी गुड, वेल बर्ड्स। तो ये हो गया। एंड देन उसका बाद जो एसे का हम लोग बात कर रहा था, एसे के लिए तो आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा नहीं ना, आपने कितना एसे लिखा होगा वैसे? सर ऐसे तो इतना याद नहीं है पदन,
मेंस का समय में हम थोड़ा लिखा है सर। उससे पहले आप जो देता था, जितना जितना ऐसे देता था उसको, लेकिन आई यूज टू राइट डाउन सिंसियरली, उसको हम एक भी स्किप नहीं करता था। उस हाँ, हिसाब से आपका जो जो आंसर ऐसे राइटिंग रहा। वाला ग्रुप में। हाँ 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 जी हाँ, सर, ऐसे आंसर क्या। राइटिंग। हाँ, आंसर राइटिंग वाला ग्रुप में आप जो भी जितना भी ऐसे अपलोड करता है, ये क्वेश्चंस दे देता है, उसको तो हम पूरा करता था। अदर देन डेट मेरा मेंस का समय में, क्योंकि कैसे लिखना है उसमें थोड़ा हो गया था कि ऐसे, हाँ यूपीएससी लोग का हम आंसर्स देखने लगा था कि उन लोग इतना अच्छा लिख पा रहा है, कि कैसे एग्जाम्पल डाल रहा है, कि कैसा। लेकिन वो अल्टीमेटली आप पढ़ लेने के बाद आपका आ जाता है, तो नंबर्स तो याद नहीं है सर, बदन मेंस का समय में थोड़ा लिखने लग गया था। उससे पहले तो हम इतना भी ऐसे ऐसे लिखा नहीं, सर का जो क्वेश्चंस रहा है लेकिन उसको जरूर लिखा था सर। एंड देन जैसे कि क्लास में क्या होता है कि जब आप लोग क्लास कर रहे हो ऑनलाइन ना, जब हम क्वेश्चन पूछता है, देन बहुत लोग हमको बाद में कॉल करते हैं कि सर वो तो इतना हम्म, जानता है, ठीक है, हम तो कुछ नहीं जान रहे। तो आपका हम्म। दिल में कभी ऐसा फीलिंग आया कि नहीं आया कि उन लोग ज्यादा जान रहे हैं कि हमसे आगे है क्या। अम, ऐसा वाला फीलिंग्स तो इतना ऐसा तो नहीं रहा है सर, क्योंकि आप लोग पढ़ते रहने से, आप लोग जब पढ़ेगा वो फीलिंग्स हट जाएगा। लेकिन आप लोग अगर नहीं पढ़ेगा तो ऐसा लगेगा हम्म, कि हाँ वो लोग बहुत सीख रहे, वो प्रोसेस है। कोई कोई थोड़ा पहले से पढ़ते आया है तो उन लोग का नॉलेज थोड़ा ज्यादा होता होगा, लेकिन वो चीज को सोच के आप लोग फिर पीछे नहीं हटना है कि हम पीछे रह गया। वो आप कभी भी खुद को निग्लेक्ट मत कीजिए, आप हर किसी का पास पोटेंशियल रहता है। हाँ, किसी का जर्नी थोड़ा पहले शुरू हुआ होगा, किसी का थोड़ा सा लेट होता होगा, उस हिसाब से उन लोग थोड़ा पढ़ लिया होगा इसलिए आंसर दे रहा होगा। तो उसमें आप नहीं सोचना है कि आपका ऐसा, क्योंकि पढ़ाई आप लोग जब पढ़ लेगा तो आप लोग के पास भी वो नॉलेज रहेगा कुछ। अभी आप लोग स्टार्ट करेगा आप लोग का जर्नी, 1-2 मंथ्स में आप लोग भी उतना कैपेसिटी होगा कुछ पूछने से। इनकेस मतलब इसमें हम आप लोग को जस्ट जोड़ रहे हैं कि पढ़ा जो सर जो पढ़ा रहा है उसको कंटिन्यूअस आप लोग देखते ही जाना है, कि पाइल अप नहीं करना चाहिए। तो उस विद इन अ गिवन फ्रेम ऑफ टाइम आप लोग का क्लासेस होने के बाद तो आप लोग भी विल बी इन अ स्टेबल, आप लोग ऐसा पोजीशन में रहेगा, यू विल बी एबल टू आंसर क्वेश्चंस। उसमें आप लोग ऐसा डिमोटिवेट नहीं होना है कि हम नहीं सक रहा है, वो चीज़ को आप लोग नहीं लेके आना चाहिए। मेरा पर्सनली वो एक्सपीरियंस बता रहा है आप लोग को। चलो, एंड देन समवन इज आस्किंग अबाउट योर क्लास 10 12 ग्रेजुएशन मार्क्स, पीजी मार्क्स। आपको बताना चाहेगा नहीं बताना चाहेगा, इट्स योर चॉइस, ओके। हाँ सर, आई हम्म। हैव नो प्रॉब्लम। मेरा क्लास 10 में ओह। इट वाज आईसीएसई बोर्ड रहा है, तो मेरा 79% था। देन क्लास अच्छा। 12 में थोड़ा सा डाइवर्ट होने की वजह से, वो एडोलेसेंट स्टेज रहता है, वो आप लोग भी पता ही चलेगा कि थोड़ा घूमना फिरना, उसमें मेरा आई स्कोर 67.4। उसके ओके। बाद ग्रेजुएशन में मेरा 85.64 रहा है। एंड देन मास्टर्स में भी मेरा 80% रहा है, ऐसे करके गया है। तो मार्क्स आप लोग हम्म। को वो नहीं करते कि आप लोग का कितना मार्क्स में आप लोग करे। आप लोग इवन जो सेकंड क्लास लेके पास करने वाला भी टॉपर निकलता है, तो डोंट वरी अबाउट योर मार्क्स, आप लोग कितना स्कोर किया है, दैट डजंट डिटरमाइन योर फ्यूचर। आप लोग का जो प्रिपरेशन जर्नी है, कितना लोग होते हैं कि हाँ अच्छा गाइडेंस नहीं मिला होगा, या पेरेंटिंग कुछ भी इशू रहा होगा, स्कूलिंग में कुछ उस हिसाब से मार्क्स का बहुत सारा फैक्टर है कि कमने का। तो हर किसी का पास वो अपॉर्चुनिटीज भी नहीं रहा होगा कि अच्छा स्कोर कर पाए, बट दैट डजंट इट। आप लोग का वो जो जर्नी का आप लोग का कुछ भी उसका पार्ट प्ले थोड़ा बहुत करेगा, कि आपका स्कूलिंग का हिसाब से थोड़ा आपका इंग्लिश का ग्रामर का, बट वो नहीं, आप लोग को नेगेटिव वे में नहीं लेना है कि मेरा मार्क्स अच्छा नहीं रहा तो हम नहीं कर पाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है जो सेकंड क्लास लोग की टॉपर बन के निकला है, तो आप लोग प्लीज डोंट बी डिमोटिवेटेड ना ये सबसे। एग्जैक्टली, डोंट गेट डिमोटिवेटेड, ठीक है। आई स्कोर 46% इन क्लास इन ग्रेजुएशन, इट्स फाइन। मार्क्स तो चल जाता है, ठीक है। फिर क्लास 10 में भी 52% था मेरा, तो ठीक ही गया, बट स्टिल आई क्लियर जेआरएफ एंड ऑल बाद में जाके ना। तो इट्स यस फाइन कि मार्क्स मार्क्स इज, बट देखो, जो ग्रेजुएट नहीं हुए उनके लिए अलग कहानी है ना। जो ग्रेजुएट होके जिसका मार्क्स कम है, दे कैन नॉट डू एनीथिंग। तो आई हैव टू टेल यू लाइक दैट, बट जिसने ग्रेजुएशन करना है, दे शुड डेफिनेटली ट्राई टू स्कोर गुड, बिकॉज अगर मेरा 46% होता है तो आई डोंट वांट टू शो माई मार्क्स। दैट समवेयर साइकोलॉजिकली वो इफेक्ट करता है नेगेटिवली ना, हमको भी किया है, आपको भी करेगा। लेकिन वो इनहिबिटिंग फैक्टर नहीं है, दैट्स व्हाट शी इज सेइंग। बट obviously if you have the opportunity to get good marks, if you have the opportunity to get gold medal, then why not, है ना। डेफिनेटली यू शुड ट्राई। अगर आपका, क्योंकि कोई कोई इधर में क्लास 12 ऐसा का भी है जो बीए सेकेंड ईयर में वाला, ऐसा वाला भी है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। तो ये हो गया। एंड देन रिगार्डिंग जीएस, जीएस दे आर 4 पेपर्स ना, 4 पेपर है। तो वो 4 पेपर में से समवन वाज आस्किंग कि कौन सा पेपर आपको अच्छा लगता है सबसे ज्यादा ना, एंड देन किस में आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग हुआ होगा। एंड देन स्पेशली पेपर 1 में क्या स्ट्रेटेजी रखना चाहिए हम लोग को।
तो इस बार का पेपर वन ऐसा था कि पेपर वन ही, इससे पहले वाला जो सिविल सर्विस का जितना सुनने आया था कि हम्म। पेपर वन बहुत टफ गया है, लेकिन हम लोग का समय में आए थे, हमको जितना लगा कि पेपर वन बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। हम्म। मैपिंग मैपिंग करके ज्योग्राफी का जो डेजर्ट का बहुत डायरेक्ट था। तो आप लोग देखना है कि जैसे कि सिलेबस को देख के कौन सा में आपका मार्क्स कैरी कर रहा है, आप किस में अटेम्प्ट कर सकता है, क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी, स्पेशली अभी पेपर वन जो कि आगे नॉर्थ ईस्ट का सेक्शन जुड़ गया है अभी अरुणाचल रिलेटेड। तो इतना क्वेश्चंस आपका सिर्फ 20 क्वेश्चंस आएगा और बहुत ह्यूज है सिलेबस ना पेपर वन में। तो आप लोग जो पहले डुएबल है वो लोग को कर लेना है। उसके बाद पहले भी जैसे हम बोले हर टॉपिक का एक नोट्स, सोसाइटी का एक नोट्स आ गया, वुमेन का कुछ का एक नोट्स आ गया पेपर वन को लेके, ज्योग्राफी का आप लोग 11 12 लोग का देख लिया। ऐसे करके जाने से वर्ल्ड हिस्ट्री से भी आप लोग का बहुत कम क्वेश्चन, कभी दो कभी एक आता है। आर्ट एंड कल्चर से आप लोग पढ़ते रहेगा तो आप लोग को एक स्ट्रेटेजी पता चलता है कि कहाँ में मेरा समय ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। इस बार भी हम लोग का वर्ल्ड हिस्ट्री का कॉज ऑफ वर्ल्ड वार वही क्वेश्चन आया था, आर्ट एंड कल्चर से इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो बहुत कम क्वेश्चंस रहता है कोई कोई पोर्शन में। आप उस हिसाब से भी, आप अगर इनकेस आपका टाइम नहीं होता है तो आप ऐसे स्ट्रेटेजी भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अभी समय है तो इट्स बेटर आप लोग जितना भी सिलेबस को डिटेल में देख सकते हैं। तो पेपर वन इस बार हम मेरे लिए तो बहुत अच्छा, मतलब अच्छा था पेपर वन, ऐसा कुछ टफ नहीं था, लाइक अनलाइक जो प्रीवियस ईयर जो थोड़ा मतलब जो एस्पिरेंट को डिफिकल्टी मिला था। अदर देन दैट पेपर टू थ्री फोर जीएस पेपर ऐसा है कि क्वेश्चंस आप लोग का कहीं से भी आ जाएगा कि यही आएगा, आप लोग श्योर नहीं रहता है। तो उस हिसाब से प्रिपरेशन तो रहेगा बदन। एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन, एग्जाम से निकलने के बाद आपको लगेगा कि हम ये लिखना चाहिए था। मेरा भी ऐसा हुआ था, एसडीजी हमको सब 17 गोल्स याद है। एसडीजी का आ गया जल जीवन मिशन को लेके, एसडीजी हमको सिर्फ जल जीवन से वाटर ही याद आ रहा है, लाइफ बिलो वाटर, हम्म। एसडीजी 14 याद आ रहा है। उसके बाद में हम थोड़ा सा नो पॉवर्टी हंगर, बाद में जब निकला था आई कुड हैव, इसको तो हम गुड हेल्थ एंड वेलबींग के साथ भी लिंक कर सकता था। हम्म। और एक हम एसडीजी 6 का साथ लिखा था, क्लीन वो वाटर का। बाद में बहुत, तो वो स्ट्रेटेजी भी थोड़ा रहता है आपका प्रिपरेशन में। तो उस हिसाब से आप लोग सिलेबस को देख के पढ़िए ना। मेरा सिंपल, अगर हम जरा एग्जेगरेट कर रहे हैं तो आप सिलेबस को देख के, कोई टफ डिफिकल्ट ऐसा नहीं होता है। आप सिलेबस को देख के एक एक पोर्शन को आप खत्म करके जाइए तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा जो प्रिपरेशन जो प्रोग्रेस में है। पहले ही देख के सिलेबस को मत डर जाए कि इतना सारा पढ़ना है। आप सिलेबस को देख के साथ में रखे, एक एक स्टेप को ले लेके आगे बढ़िए, फिर उसके बाद आपका जर्नी आप ऐसे ही होगा कि एट द एंड आपको लगेगा, जितना एग्जाम से पहले भी लगेगा कि बहुत पढ़ना है और भी रह गया, वो चीज़ तो हर किसी एस्पिरेंट में रहता ही है। हम लोग अभी रहा है कि लास्ट मोमेंट तक कि कुछ छूट गया क्या। बट वो ही जर्नी है, वैसा ही होता है। हम जितना मेरा फ्रेंड्स लोग से भी बात किया है, तो ऐसा होगा ही उसमें। And what about paper four? Did you started before the prelims or you started only after the mains? About paper four, ethics वाला. ओके सर, एथिक्स वाला मेरा एक इनिशियल स्टडी आईक्यू में एक क्लास हो गया था पहले, कि थोड़ा स्ट्रेटेजी कैसे कैसे है। लेकिन जब हम आंसर लिखने बैठा था कि मेरा एग्जाम्पल नहीं आता था कि कैसे लिखना है। तो यूट्यूब में हम बहुत सारा देखा कि, क्योंकि एथिक्स इज ऑल अबाउट आपको पॉइंट तो लिखना है लेकिन एग्जाम्पल भी ढालना पड़ता है। तो हम देखा, लास्ट में सर का नोट्स है, बहुत अच्छा नोट्स है, और मेरे पास टेलीग्राम से भी हमको बहुत सारा ऐसे एग्जाम्पल मिला है वहां से लेके। तो आप लोग पेपर फोर इतना उसके लिए वरी नहीं करना है, क्योंकि कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी आप लोग सुनते आए हैं, बस उसको वर्ड्स में लिखना है। बहुत हम्म। सारा चीज है, कभी इंटीग्रिटी क्या है, पूरी ओपननेस क्या है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, तो वो चीज बोलने से तो मीन, हाँ, लेकिन जब लिखने जाएगा वो तकलीफ हो जाता है। तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन अदर देन दैट एथिक्स का इतना रिगोरस प्रिपरेशन स्टार्टिंग से, अगर आप लोग का भी समय है तो आप लोग डेफिनेटली कर सकते हैं कि लास्ट मोमेंट में ये हम्म। प्रॉब्लम नहीं होना है। बट देन लास्ट में भी स्टार्ट करके बहुत लोग भी क्लियर किया है। तो मेरा एथिक्स पहले हम बैक थोड़ा कर चुका था, उसके बाद लास्ट में मेरा सर का साथ ही रहा है जर्नी एथिक्स का क्लास। एंड देन हम केस स्टडी का, मेरा एक बुक है तो हम केस स्टडी लोग को पढ़ लेता था कि क्या क्या अप्रोच रहता है केस स्टडी सॉल्व करने का। उसके बाद सर का जो नोट्स है आप लोग को डेफिनेशन लोग को अच्छे से याद कर लेना चाहिए। एग्जाम्पल किस पे क्या बैठता है वो याद करने से हो जाता है। ऐसे सेपरेट से बहुत पहले से एथिक्स का भी नहीं रहा था मेरा। सर का क्लास में भी हम लोग बहुत सारा केस स्टडी भी सॉल्व किया है। सर का नोट्स तो बहुत सारा केस स्टडी का, क्या बोलते हैं, एथिक्स का बहुत सारा नोट्स स्पेशली। एंड देन इंटरनेशनल रिलेशन तो हम पहले पढ़ा है कि कहानी कैसे है, हम लोग का इंडिया का रिलेशन वेस्ट के साथ कैसा है, साउथ ईस्ट, ऐसा करके एक ओवरव्यू पता चलना जरूरी है, तभी पढ़ने में भी आप लोग का इंटरेस्ट है। उसके बाद सर का नोट्स इतना अच्छा है कि आप लोग को दूसरा देखने का जरूरत ही नहीं होगा। इंटरनेशनल रिलेशन लोग भी डायरेक्ट आप लोग वहां से ही लिख सकेगा, ऐसे जितना भी एस्पिरेंट है आप लोग। तो ये एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि आपने नोट्स बनाया कि नहीं बनाया, एंड देन कैसा करके सब्जेक्ट सब्जेक्ट वाइज बनाया, एंड देन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नोट्स बनाया था क्या आप? ऐसा।
क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में तो मेरा नोट्स नहीं रहा है। और जैसे कि आप लोगों को हम ये पॉलिटी का बताया, उसी से लक्ष्मीकांत तो 3 4 बार 5 बार ऐसा रिवाइज हो जाता है उसमें। उसके बाद जो मेंस वाला स्ट्रेटेजी में सर का ही नोट्स देखा है हम, पॉलिटी का इतना अच्छा नोट्स है। आप लोग पूरा मेंस में आप लोगों को हम बार बार बोल रहे हैं, समय बहुत कम होता है ना, आप लोगों को क्वालिटी आंसर हम्म भी चाहिए, फिर आपको वो भी नंबर भी मेंटेन करना पड़ता है। तो सर का नोट्स आप लोग को मिल ही जाएगा ऑब्वियसली। आप लोग उसको रेफर कर सकते हैं, इतना अच्छा वहाँ पे इंट्रोडक्शन रहेगा, आप लोग का बॉडी रहेगा, कंक्लूजन रहेगा। तो उसी से ही मेरा रहा, एक्स्ट्रा हम सेपरेट नोट्स ऐसा नहीं बनाया है किसी भी चीज के लिए। मेरा जो नोट्स है, हम आप लोग को ये जो दिखाया था, एक वो बुक हम रखा है फॉर द रिवीजन पर्पस, वैसा मेरा ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स का भी है। इकोनॉमिक्स थोड़ा आउटडेटेड हो गया क्योंकि उसमें आपका जो जो नया इन्फॉर्मेशन होता है उसको अपडेट करते रहना पड़ता है, रेपो रेट कुछ कुछ जो भी है। तो इकोनॉमिक्स भी वही रहा है। स्पेक्ट्रम का भी जो हम स्पेक्ट्रम को पढ़ लिया, फिर मेरा पास यही हैंड रिटन वाला ही नोट्स था। एंड देन सर का मॉडर्न हिस्ट्री का भी बहुत अच्छा नोट्स मिलेगा, उसको तो हम लेकिन लिख लिया था एग्जाम से पहले, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स को यार क्रिप्स मिशन में क्या क्या आया था ऐसा ऐसा करके। सर का बहुत अच्छा नोट्स है, आप लोग उसको मेंस के लिए भी आप तो आराम से वो कर सकते हैं। अदर देन दैट एक्स्ट्रा हम ऐसा नोट्स तो नहीं बनाया था कि सेपरेट से क्वेश्चन आंसर लिख के फिर वो बनाओ, कि वो बहुत बल्कि हो जाता है आप लोग के लिए ना, बहुत ज्यादा जमा हो जाएगा। हम्म। कहाँ से नोट्स लिया बोल के पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मैडम बता देगा नोट्स। तो बेसिकली इफ यू आर डूइंग विथ मी ना, देन यू फर्स्ट डू द नोट्स, देन डू माय नोट्स, देन यू परचेस अदर नोट्स, बिकॉज उसको भी नहीं कर पाता है बहुत लोग, उसमें भी फंबल हो जाता है, फेल हो जाता है। तो ये एक चीज हो गया। एंड देन ऑप्शनल का बहुत लोग पूछ रहे हैं, ऑप्शनल आपने कैसे करके बैलेंस किया है? तो वो चीज़ को भी थोड़ा सा ऑप्शनल का बता दीजिए। बुक तो अभी नहीं बता पाएगा, बुक आप एक काम कीजिए, आप एक लिस्ट करके कमेंट में डाल दीजिए। यूट्यूब में हम वीडियो डालेंगे ना, उसमें कमेंट में आप एक लिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल देंगे ना, आपका जितना यस। मटेरियल का सोर्सेस है ऐसा करेगा। तो ये चीज़, और कुछ रिलेवेंट क्वेश्चन होने से पूछ लीजिए। देन आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, जैसे कि दिस प्रोसेस, एंटायर प्रोसेस इज वेरी ड्रेनिंग, राइट? फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, हर साइड से ड्रेनिंग है। देन तो आपका उसमें क्या स्ट्रेटजी रहा कि मतलब फिजिकली भी फिट रहना है, इमोशनली भी फिट रहना है ना, साइकोलॉजिकली भी फिट रहना है, तो 3 साल कैसे करके मैनेज किया आपने उसको? हाँ, ये तो बहुत एक लंबा जर्नी में, आप लोग अगर आप लोग का अच्छा फ्रेंड है जो आप लोग शेयर कर सकते हैं तो इट्स वेरी वेल एंड गुड। मेरा जर्नी में हम बहुत पार्टनर फ्रेंड्स बहुत सर्च किया था स्टार्टिंग फेज में मेरा, कि हमको कोई पार्टनर चाहिए प्रिपरेशन, उसमें आप लोग क्या होता है कि एक दूसरे को डिस्कस करेगा बात। लेकिन मेरा जर्नी में मेरा दोस्त लोग कोई कोई चला गया, कुछ हो गया किसी का अलग। मेरा आसाम से भी दोस्त था जो सिविल सर्विस ही प्रिपेयर कर रहा था, तो ऐसा हो कि उन लोगों का प्रीलिम्स हो गया, उन लोगों का तो ईयरली आता है, तो वो मेंस के लिए पढ़ने के लिए उसका राइटिंग प्रैक्टिस ऐसा हो गया। तो मेरा तो कोई आगे एग्जाम का नोटिफिकेशन भी नहीं रहा, तो वो जर्नी थोड़ा, जैसे सर ने बोला कि बहुत ड्रेनिंग रहता है इमोशनली, आप लोग का बहुत अप डाउन, स्पेशली जो एक स्टेज पहुंचता है कि कैरियर आप लोग का समय नहीं है अभी, कैरियर उम्र भी जा रहा है, ऊपर से कुछ नौकरी नहीं है, पेरेंट्स का ऊपर डिपेंडेंट है। ये आई कैन अंडरस्टैंड, ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। हम लोग भी एक स्टेज पहुंचने के बाद पेरेंट्स का ऊपर डिपेंड होने, उल्टा अभी देने का समय में तो वी डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन अ पेरेंट्स ना, तो वो चीज रहता है। तो इसमें आई शुड हम मेरा जर्नी में हम एंड मोमेंट में एक तो फ्रेंड रहा है कि उसके साथ कांटेक्ट में रहा है, वो भी थोड़ा रिसेंटली हम लोग का फ्रेंडशिप बना है ऐसे। अदर देन देट कि हम अकेला थोड़ा बाहर चला जाता है आता है, फिर कुछ कुछ फ्रेंड है उन लोग से कांटेक्ट करके अगर कुछ फीलिंग्स आप लोग को अगर शेयर करना है कि हाँ ये नहीं हो पा रहा तो कर सकते हैं। या कुछ कभी दिन मूवी देख लेता है। एंड रिगार्डिंग फिटनेस वाला कि मेरा मेरा फिटनेस जर्नी रहा है कि मेरा हॉबीज में भी आई हैव मेंशन कि फिजिकल फिटनेस वाला, तो हम जिम भी जाता था। उसमें भी फिक्स रहता है कि इतना आवर्स ही हमको जाना है। दोस्त लोग रहेगा कि बैठो ना थोड़ा थोड़ा बात करते हैं ऐसा, तो हम उसमें मेरा शेड्यूल को हम इतना बजे हमको टेबल में होना चाहिए, इतना बजे हमको घर पहुंचना है। तो उस हिसाब से आप अगर आपका हॉबीज आपको इंटरेस्ट इंटरेस्ट है, आपका कुछ हॉबी है, तो आप उसको करके भी आपका एक रिफ्रेशमेंट हो जाता है ना, क्योंकि हॉबी ऐसा चीज है जो कि आपको करके अच्छा लगता है। तो आप मोनोटोनस भी आपका जो पढ़ाई चल रहा है आप और इमोशनली भी ड्रेन्ड हो रहा है, तो आप उसको भी एक ब्रेक करके फिर आपका स्टडीज में या आपको जैसा पसंद है, आपको मूवी देखने मन है, पेरेंट्स से बात करने मन है या फ्रेंड्स के साथ जाने मन, आप यू कैन टेक ए ब्रेक। बट देन रिमेम्बरिंग द फैक्ट कि यू हैव टू गेट बैक टू योर स्टडीज, जितना भी आप एंजॉयमेंट किया कुछ समय के लिए होना चाहिए। एंड देन कंसिस्टेंसी इज द की, आई एम टेलिंग दिस अगेन कि आप लोग पढ़ाई को मेंटेन करके चलिए, क्योंकि रेस में हर कोई दौड़ रहा है और जो दौड़ते हम्म, रहेगा वही जाके फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचेगा। एग्जैक्टली। तो एंड देन द अदर थिंग इज दैट द सोशल मीडिया, यूज ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है। आई हैव सीन माय स्टूडेंट्स commenting
इन ऑल द पोस्ट इन वॉइस ऑफ अरुणाचल एंड ऑल, ठीक है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स। तो कहाँ तक आपको लगता है कि हम लोग जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो सोशल मीडिया हम लोग को कितना यूज करना चाहिए? आपका सोशल सोशल मीडिया हैंडल्स कुछ हम देखा है, लग रहा है सोशल मीडिया तो हैंडल तो है, हाँ। हाँ, सोशल मीडिया सर हम डायरेक्ट कट ऑफ तो नहीं था, क्योंकि हाँ जब फ्रेंड्स लोग नहीं होते तो सोशल मीडिया में जाके थोड़ा एक रिफ्रेशमेंट हो जाता था सर, मेरे लिए पर्सनली। थोड़ा देख के और उसको भी एक समय रह के हम वापस आ जाते हैं, तो एनी टाइम भी हर प्रॉब्लम्स भी आप हर किसी का साथ साथ भी मतलब शेयर करने को मन नहीं करता, कि हर किसी का लाइफ में हाँ अप्स एंड डाउन तो चलते रहते हैं, तो मतलब मेरा भी मन नहीं करता था कि हर छोटा सा चीज कभी इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया तो बताएगा। तो आई यूज्ड टू यूज सोशल मीडिया डेफिनेटली। हम कभी उससे मेंस में हम लेकिन वो कर दिया था पूरा मेंस का जर्नी में मतलब कंप्लीट कट ऑफ हो गया था सोशल मीडिया। अदर देन जितना 4 इयर्स था आई यूज्ड टू बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, लेकिन एक समय में कि हमको इतना में यूज करना है, अभी इतना बजे हमको सोना है तो आई जस्ट मेरा फोन को हम डाटा ऑफ कर देगा, सो जाएगा, ऐसे ही चलता था सर मेरा। लेकिन हम यूज तो किया है सोशल मीडिया, लेकिन एग्जाम से पहले स्पेशली प्रीलिम्स जब नोटिफिकेशन आउट हो गया तो आई वाज वेरी प्रिपेयरिंग, मतलब रिगोरसली प्रिपेयर कर रहा था, बिकॉज सोशल मीडिया भी आप लोग का डिस्ट्रैक्शन है ना, एक रील दूसरा रील तीसरा रील, कब 1 घंटा हो जाएगा आप लोग को पता ही नहीं चलेगा। तो यूज भी कर हाँ रहा है तो यू हैव टू हैव योर सेल्फ कंट्रोल, कि कौन सा समय में आपको कितना समय तक दिखना। अगर आप यू आर टेकिंग 10 मिनट्स तो मेक श्योर कि आप 10 मिनट में आप वापस आ जाए। तो मेरा ऐसा था, अगर देखना भी है कि हम टाइम देखता था कि हो गया 10 मिनट हो गया, अभी हमको नहीं देखना है, छोड़ना है, ऐसे करके सर हम यूज करता था। ओके। और जब आप पढ़ाई करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप बोला दिन में 6-7 घंटा पढ़ाई करते हैं, तो जैसे कि हम जब पढ़ते हैं तो आई कैन सिट फॉर 3-4 आवर्स ऑल्सो स्ट्रेट अवे ना, मेरा ऐसा है। यस तो बहुत लोग ऐसा होता है कि नहीं कर पाते, तो आपका कैसा था कि आपको क्या लगता है ज़्यादा एक साथ बैठना चाहिए ना थोड़ा थोड़ा करके बैठना चाहिए पढ़ाई में? सर मेरे लिए तो हम ये जो पोमोडोरो टेक्निक सर आप जो बोल रहा था, तो हम टाइमर लगा के बैठता था सर। जब जब टाइमर लगा के बैठेगा तब ऐसा होता है कि उस समय में हमको भी पढ़ना है, तो आप टाइमर के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया तो हो जाता है। कभी कभी अगर टाइमर 20 मिनट्स का ही कभी दिन पढ़ने मन नहीं किया लगाया, बस वो कंटिन्यूस भी 20 to 40 मिनट्स चला जाता है। अगर 45 मिनट्स का लगाया तो थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तो वो मेरा मेरा स्ट्रेटेजी थोड़ा सा बीच में ब्रेक लेके पोमोडोरो टेक्निक ही हम सामने में क्लॉक लगा के ऐसे पढ़ा था, ताकि वो समय चलो, जितना भी 45 मिनट से अच्छा से यूटिलाइज करें सर। वेरी गुड। तो ये पोमोडोरो टेक्निक एक टेक्निक होता है जिसमें गैप गैप करके पढ़ना है, एंड देन देयर अदर टेक्निक्स एज वेल, ठीक है, तो कल क्लास होगा उसमें बताएगा बाकी टेक्निक आप लोग को क्या होता है। एंड देन ऐसा है कि जो जॉब करता है या जो यस सर। प्रिपरेशन कर रहा है, तो बहुत लोग ऐसा होता है बताना नहीं चाहता है कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ना। तो आपको क्या लगता है कि प्रिपरेशन कर रहा है बोल के बताना जरूरी है ना, नहीं है आदमी लोग को? बहुत लोग होता है प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड देन सोशल मीडिया हैंडल में लिख देते हैं प्रिपरेशन फ्रॉम दिस दिस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, सिविल सर्विस फ्यूचर सिविल सर्वेंट। तो कहाँ तक ये चीज आपको लगता है कि एक एस्पिरेंट को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप सर एस्पिरेंट तो आई थिंक कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी मेरा प्रीलिम्स होने के बाद भी आई डिड नॉट वांट मतलब कि कोई जाने, क्योंकि प्रीलिम्स होने के बाद भी कोई बोलेगा आपका मेंस नहीं हुआ, मेंस होने के बाद अगर वाइवा पूछेगा वाइवा, तो हम मम्मी को भी ऐसा था कि मम्मी किसी को भी मत बोलो एग्जाम देने। तो मेरा ये सब चीज अंदर अंदर ही रहा है। मेरा क्लोज फ्रेंड्स को पता है कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं वैसा, क्योंकि जर्नी शेयर करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया हैंडल में तो ऐसे कि आप प्रिपरेशन कर रहे, स्पेशली आप लोग अभी इतना हर न्यूज़ इन्फॉर्मेशन इतना जल्दी फास्ट फ्लोइंग होता है ना, तो आप लोग जर्नी में जितना सकता है आप लोग कन्फाइन रहने से अपना प्रिपरेशन को डेडिकेटेडली देने से ही ठीक है, ना कि सोशल मीडिया हैंडल में जाके आप बोले कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ, जब आप कर चुका है, जब आप अचीव हो चुका है तब दीजिए, तब आपको और भी अप्रिशिएट करेगा, और भी उन लोगों को लगेगा कि अरे ये तो कब प्रिपरेशन कर रहा था, अभी अचानक से एग्जाम भी क्लियर कर लिया, तो और एक अच्छा मोटिवेशन बनेगा। ये मेरा एक पर्सनल वो है रहा है, ना कि आप सोशल मीडिया में जाके बोले कि हम कर रहे हैं उसमें फिर कोई कमेंट करेगा, फिर आप कमेंट का रिप्लाई करेगा, तो वो एक अलग ही डायरेक्शन में चला जाएगा। एंड देन ये रिगार्डिंग द डाइट ना, जो हम लोग खाता है या पीता है, हाउ यस सर। इम्पोर्टेंट इज दैट कि हाँ कितना हम लोग को डाइट मेंटेन करना चाहिए इसमें? बिकॉज यू आर फिजिकल, जो जो भी आप फिजिकल में बहुत वो करते हैं एंथुसियास्ट है, तो उसमें उस हिसाब से। हाँ सर, हेल्थ तो बहुत जरूरी है, स्पेशली आप लोग का अभी पढ़ाई का उसमें तो हेल्दी खाना जरूरी, लेकिन ओवर डाइट ओवर खाना भी वो करते, क्योंकि आप ओवर खा लिया तो आपको क्या हो जाएगी, वो कैपेसिटी बढ़ के बैठने को भी मन नहीं करेगा। तो आपका जितना हम्म, लिमिट है उस हिसाब से खाना है। एंड देन अगर जो फुल एस्पिरेंट है, जो पूरा कुछ भी जॉब में नहीं होके प्रिपेयर कर रहे हैं,
उन लोग के लिए तो एक्सरसाइज आई थिंक आप लोग बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा वॉक करने जाइए, थोड़ा सा ऐसे मेडिटेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई इतना ज्यादा करने से भी आप लोग का माइंड जो थोड़ा रेस्टलेस हो जाता है ना, तो आप थोड़ा वॉक कर लिया, थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया, थोड़ा ऐसे योगा भी कर लिया, कुछ ब्रीद इन ब्रीद आउट वो भी कर लिया, तो आप लोग का क्या होता है कि ब्लड जो है ब्रेन सेल्स में जाके आप लोग रिफ्रेश फील करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हेल्थ को भी मेंटेन करना। बाहर ज्यादा जंक फूड वो सब खाने से आपका क्या पता फिर उसमें से अलग इशू, अलग बीमारी हो जाए। तो प्रिपरेशन जर्नी में हेल्थ, हम लोग वही बोलते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ ना, तो हेल्थ बहुत जरूरी है। और हेल्थ आप लोग का फिजिकल फिटनेस है, आप लोग का डाइट, वही आप लोग जितना भी, हम लोग का एक्सरसाइज से ज्यादा हम लोग का डाइट मैटर करता है ना। आप लोग जितना एक्सरसाइज करने से भी खाना में आपका डाइट में कंट्रोल नहीं है, तो वो आपको कुछ इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना है उतना खाना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि बहुत खा लिया कि बहुत, कोई कोई बहुत मोटापा है तो हम बहुत डाइट में रहेगा, वो भी नहीं है। जितना लिमिटेड आप लोग को, जितना एक न्यूट्रिशन रिच डाइट होना चाहिए वो करना, वो डेफिनेटली करना लेना चाहिए सर। अभी और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, इसने पूछा है कि सर आप जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर में पूछा है, ठीक है, वी विल नॉट मेंशन एनी नेम्स, बट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग लेना कितना जरूरी है, एक नंबर ना, एंड देन ऑफलाइन होना चाहिए कि ऑनलाइन होना चाहिए, कौन सा ठीक है फॉर बिगिनर, दैट इज वन क्वेश्चन। एंड देन सेकंड क्वेश्चन बाद में आती है, पहले बता दीजिए आप। हाँ, अगर आप लोग के लिए बहुत नया है, तो मेरे लिए भी ऐसा था कि सिविल सर्विस मेरे लिए बहुत एक नया जर्नी था स्टार्टिंग में, तो हमको भी डेफिनेटली लगा कि गाइडेंस मिलने से ये जर्नी जो थोड़ा फास्ट हो जाता है। सेल्फ, ऐसा नहीं है कि आप लोग सेल्फ प्रिपरेशन से नहीं कर पाएगा, बट देन कोचिंग का आप लोग को एक जो चीज समझ में नहीं आ रहा है शायद उसमें से ज्यादा समझ में आएगा, वो चीज है। उसका मतलब ये नहीं है कि विदाउट कोचिंग नहीं कर पाएगा, लेकिन कोचिंग आप लोग का एक एक प्लस पॉइंट जैसा हो जाता है कि आप लोग को गाइडेंस मिलेगा, तो आप जो चीज आपको 3 घंटा लग रहा है शायद आपको 1 आवर में आप पढ़ पाए, 1 आवर में आप समझ पाए, वो एक प्लस पॉइंट होता है। अगर कोई नहीं कर पाता है तो उसके लिए भी ये नहीं है कि हम नहीं कर सकेगा, वो नहीं है। बहुत लोग सेल्फ प्रिपरेशन में भी रहा है। एंड देन सर कुड यू प्लीज रिपीट द सेकंड क्वेश्चन सर, सेकंड क्या था आपका? ऑनलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन? कोचिंग और ऑफलाइन। अच्छा अच्छा सर, ऑनलाइन में आपका आप हाउ सिंसियर यू आर ना ऑनलाइन, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतना है कि आप लोग घर बैठे बैठे आप लोग क्लास कर पा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ऑफलाइन क्लासेस। वहां पे आना जाना आप लोग का एक टाइम कंज्यूमिंग होता है। ऑनलाइन में कि आपको उसी जगह में उसी में आपको सब कुछ मिल रहा है। तो हर किसी का प्रोस एंड कॉन्स है, लेकिन आपको डिपेंड, आपका ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ हाउ यू आर यूटिलाइजिंग ना ऑनलाइन में भी। यू कैन बी, इफ यू आर सिंसियर इट्स डेफिनेटली आप लोग का इट विल वर्क ना, कि अभी ये क्लास सर पढ़ा के गए, आई रिवाइज दिस, कल हम फिर उसको रिवाइज करेगा, इसके ऊपर आंसर राइटिंग करना है करेगा। इफ इन केस किसी को लगता है कि ऑफलाइन जाके करना है, क्योंकि 1 to 1 इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग मेंटर को देख के करना है, वो भी डिपेंड करता है। तो डिपेंड्स ऑन योर सिंसियरिटी, हाउ आर यू प्रिपेयरिंग ना, आपका प्रिपरेशन कैसा है, हाउ डेडिकेटेड यू आर, कि आप कितना इनपुट आप डालना चाहते हैं। बिकॉज हर किसी में प्रोस है, हर किसी में। अभी ऑनलाइन में सर पढ़ा रहे तो कोई नहीं भी सुन रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, वो भी है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितना सिंसियर से सुन रहे हैं, आप सर का बोलने वाला आप कितना अच्छा से देख रहे हैं, वो है। तो एग्जैक्टली। ऑफलाइन में भी आपका प्रोस कॉन्स मिलेगा। सो इट डिपेंड्स ना, आप एज एन इंडिविजुअल हाउ सिंसियर यू आर। एग्जैक्टली। तो जैसे कि एक बार हमने किसी को क्वेश्चन पूछा तो उसने आंसर नहीं दिया, तो बाद में बोला सर हम तो बाथरूम में था, ठीक है। तो इफ यू आर डूइंग क्लास फ्रॉम बाथरूम देन यू आर नॉट सिंसियर इनफ, तो अभी इसलिए लिस्ट में भी नाम नहीं है उनका ना, दैट इज द थिंग। बिकॉज ऑनलाइन में नो वन इज वॉचिंग यू, ठीक है, आपको हम नहीं देखते, लेकिन बट जैसे कि आगू आगू आप लोग नाम सुना है वीडियोस में, जो रिकॉर्डेड वीडियो देते हैं, जेरोक्सिन सुना है, देव क्लियर ना, और भी नाम है, क्लियर हो जाएगा उन लोग का भी आहिस्ते आहिस्ते समय में। एंड देन द अनदर क्वेश्चन इज, लिली इज सेइंग दैट he wants to be a civil servant, but because of the financial issues, because APPSC preparation involves uh, finance, lot of money, so he is going for SSB examinations first, and then later on he will be preparing for APPSC examination. So how far this strategy is good? What do you suggest? ओके सर, आप अगर एपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं तो एपीएसएसबी का आपका प्रिपरेशन ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस वो सब कुछ कवर कर रहे हैं। एंड अगर फाइनेंशियल इशू है तो फर्स्ट आप एनसीईआरटी तो बहुत कम कॉस्ट में अवेलेबल होता है, या फिर किसी आप लोग का जूनियर से आपका भी पुराना बुक्स भी रहता होगा, आप उसको पहले खत्म करना है। अगर
क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट हाँ बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, लेकिन सर का तो बहुत अफोर्डेबल है ना, जैसे कि सर ने तो इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन भी रखा है आप लोग के लिए, तो वो भी वन एक ऑप्शन है। तो अगर आप जो भी आपका जिसका भी जिसने ये क्वेश्चन किया है, तो आप मेरा तरफ से तो ये होगा कि फाइनेंशियल आपको लग रहा है कि हाँ आपको प्रॉब्लम है, एक बैरियर क्रिएट कर रहा है, आप पहले बेसिक लोग को पढ़ लीजिए, जो एनसीईआरटी है आप लोग का, इवन आप लोग का एपीएसएसबी भी वहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, बिसाइड्स द करंट अफेयर जो चलता है। तो आप एनसीईआरटी में आपका ज्योग्राफी तो इतना अच्छा है, 11 12 का तो डायरेक्ट कभी कभी यूपीएससी का डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन आ जाता है, तो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स आप लोग कर सकते हैं। अदर देन दैट हाँ, पॉलिटी थोड़ा आपको खरीदना पड़ेगा या कुछ करेगा, या फिर अभी ऑनलाइन जुड़ जाने से तो आपका सॉफ्ट कॉपी भी बहुत सारा मिल जाएगा, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं अगर इनकेस प्रॉब्लम है तो रिलेटिव से या कुछ चीज से। लेकिन सर आप लोगों को बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बाहर आप देखिएगा तो 30 40 थाउजेंड से कम आपको मिलेगा ही नहीं, 60,000 ऐसा भी चलता है, तो उसका कंपेयर में तो सर का कोर्स इज वेरी अफोर्डेबल, एंड जितना है आप लोग के लिए, आई थिंक हम लोग जो फाइनेंशियली जो डिसएडवांटेज पोजीशन में, उसी के लिए ही ये कोर्स टेलर्ड किया है जैसा ही लगता है। तो आप लोग थोड़ा मोड़ा वो करके मैनेज करके करने से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इन फ्यूचर आप लोग ऑफिसर बनता है, तो आप लोग ऑफिस से आप लोग जिससे भी लिए यू कैन रिपे बैक ना, वो आप लोग कर सकते हैं। तो थोड़ा कुछ के लिए कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा, कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा कुछ पाने के लिए ना। एग्जैक्टली देखो चीज ऐसा है कि लिली, ये पहले हम 1 रुपये में पढ़ा है, बट स्टूडेंट्स आर नॉट वेरी सिंसियर ना, एंड देन देयर आर पीपल हु आर वेरी सिंसियर, बट आई वॉन्ट नो कि आप सिंसियर है कि नहीं ना, until and unless I see you in the class or you write something for me, जैसे कि ऐसे वगैरह हम देता है, many people are there in the group for free also, हम लोग का ग्रुप में ना फ्री में भी है बहुत सारा, एंड देन बहुत सारा का पैसा वाला लोग तो ज़्यादातर देता है फिर चला जाता है, दे गो टू दिल्ली एंड ऑल, तो उसमें चला जाता है, ठीक है। तो यू शुड डेफिनेटली यू कैन कम टू अस, हम लोग के पास आके प्रिपरेशन शुरू कर सकता है, बट मैनी आर स्केप्टिकल दैट, मतलब 2,000 ले रहा है या 5,000 ले रहा है तो क्या भी पढ़ाएगा ना, लाइक डेट ना। तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है, दे आर पीपल हु हैव क्लियर्ड विद द सेम कोर्स आल्सो, दे मेनी पीपल इन फैक्ट, इफ वी सी इट फ्रॉम द एंगल दैट अदर इंस्टीट्यूट्स आर सीइंग तो ऐसा होने से तो 100 पार हो जाएगा, तो ये चीज़ है। तो ये हो गया, एंड देन आपको क्या लगता है कि बेस्ट टाइम टू स्टडी क्या होता है? कोई कोई होता है कि नाइट ऑल होता है, हम 2 बजे का बाद ही रात को पढ़ सकते हैं, कोई कोई सुबह को पढ़ता है ना, तो आपको कौन सा आइडियल टाइम लगता है? डेजी इज आस्किंग। मेरे लिए तो मॉर्निंग रहा है। सुबह उठ जाता है कभी कभी 4:30 4 o'clock, जब मेरा ड्यूटी समय होता है तो आई टू वेक अराउंड 4:30, लेकिन 4:30 उठने से भी हम 10:30 11 तक सो जाता है, तो हम ज़्यादातर मॉर्निंग का आवर्स जो हमको बहुत प्रिपरेशन में अच्छा लगता है मॉर्निंग में प्रिपेयर करना। फिर मेरा इवनिंग आवर्स भी हम जैसे यूटिलाइज करना है वैसे, लेकिन अगर सिंपल वे में मेरा मॉर्निंग स्ट्रेटजी रहा है, आई एम नॉट ए नाइट ओल्ड, सुबह का ही वो किया है सर। हाँ, बेस्ट थिंग सुबह ही उठना है, एंड देन और एक चीज़ है, ये कॉलेज वाला कुछ पूछ रहा है ना कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कुछ एडवाइस दे दीजिए बोले, फॉर सिविल सर्वेंट, सर्वेंट बनने के लिए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। हाँ, आप लोग जो कॉलेज में है उन लोग आप लोग का जो सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़िए, कि वही आप लोग ऑप्शनल लेने वाला है, अगर ऑप्शनल पेपर्स है तो वो आप लोग का बहुत एक प्लस पॉइंट रहेगा कि आप लोग अच्छा से कॉलेज का ही पढ़ लिया, तो एग्जाम के लिए थोड़ा बहुत पढ़ने से हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप लोग का जो सब्जेक्ट आप लोग लेने जा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए। एंड देन अगर साइड बाय साइड सिविल सर्विस का प्रिपेयर करना है तो आप लोग एक समय रख सकते हैं, क्योंकि हम कॉलेज का आवर्स से तो प्रिपेयर नहीं किया है, तो उसमें मेरा शायद वो अलग रहेगा ओपिनियन। तो आप लोग सिविल सर्विस पढ़ रहा है बोल के आप लोग कॉलेज का उस पे भी, जैसे कि सर बोले कि मार्क्स आप लोग कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए ना, जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, जब आप कर सकते हैं तो व्हाई टू वेस्ट ना, आप उसको करना चाहिए मेरे ख्याल से। आप एग्जाम अच्छा से दीजिए, साइड बाय साइड प्रिपेयर करना है तो आप कर सकता है। ऑप्शनल को अच्छे से पढ़िए, जीएस वो लोग जो भी है, करंट अफेयर्स आपको अपडेट करना है तो यू कैन गिव हाफ एन आवर 1 आवर टाइम, करंट अफेयर्स आप देख देख के जाए कि यूज टू हो जाएगा आप। जब एग्जाम का आप लोग सीरियस प्रिपरेशन में बैठेगा तो उस हिसाब से आप लोग कर सकते हैं फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स। एग्जैक्टली, कॉलेज स्टूडेंट लोग का क्या इशू होता है कि दे स्टार्ट रीडिंग हिस्ट्री, वेयर दे हैव पॉलिटिकल साइंस डिग्री है ना, डिग्री में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है लेकिन हिस्ट्री पढ़ता है, डोंट डू दैट, ओके। सिंक योर प्रिपरेशन विद सिविल सर्विस, दैट्स व्हाट यू कैन डू। तो ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया हुआ है इसके ऊपर में यूट्यूब में। एंड देन द अनदर क्वेश्चन इज, आप लोग का भी हुआ था, आप लोग ने भी हमको बोला था पहले कि ये कि वी थिंक टू मच अबाउट अरुणाचल प्रदेश का हिस्ट्री पॉलिटी, अरुणाचल जी के, अरुणाचल जी के ना, स्टूडेंट लोग हमेशा वही डर है,
सर अरुणाचल जीके करा दो, अरुणाचल जीके करा दो, अरुणाचल नोटिस हिस्ट्री करा दो, व्हाई आर यू नॉट टीचिंग नोटिस? तो आपको क्या लगता है कि क्या अप्रोच रहना चाहिए अरुणाचल के ऊपर, एंड देन व्हाट मटेरियल्स डिड यू यूज इन फॉर योर प्रिपरेशन? सर ये मेंस का जो रहा है उसमें तो आपका जो नॉलेज जितना सर ये बीएफआर का जो है बंगाल फ्रंटियर वो वाला एंड आफ्टर हम्म। जितना भी वो सर एक नोटिस का पूरा नोट्स दे देते हैं हम। अरुणाचल वाला मेरा पूरा सर का ही हम पढ़ा है। एंड देन अगर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में भी देखना है तो आप अरुणाचल का बहुत सारा बुक आ जाता है आपको बुक स्टोर में मिल जाएगा। आपका हम्म। डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन कौन सा कब हुआ अरुणाचल का इवोल्यूशन हिस्ट्री कुछ इतना प्रॉपर बुक्स नहीं रहता है बदन जैसे कि फ्लोरा फोना हो गया नेशनल पार्क हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया ट्राइब्स हो गया वो सब आपको एक सिंपल बुक्स जीके का अरुणाचल बुक में ही मिल जाएगा। अदर देन दैट सर आप लोगों को जो नोट्स प्रोवाइड करेगा इट्स मोर देन इनफ। वो बहुत अच्छा से एकदम आप लोग का जैसे क्वेश्चन आना है मेंस में उस हिसाब से ही आता है तो उसके लिए आपको इतना वरी होने का जरूरी नहीं है और इतना भी वास्ट नहीं है कि बहुत समय लग जाएगा पढ़ने के लिए आप लोग बहुत टेंस में है वैसा भी नहीं है इट्स वेरी डुएबल। नोटिस सर का नोट्स इट्स मॉडर्न इनफ और अगर आप लोग को करना है तो आप लोग वो जो जीके का जो भी बुक आप लोग को बुक स्टोर में अवेलेबल है उसमें आप लोग उसको देख सकते हैं वो जितना भी जो स्टैटिक पोर्शन जो रहता है आप लोग उसको कर सकते हैं। ग्रेट। इसके बाद और लास्ट क्वेश्चन है कि मेरा तरफ से लास्ट क्वेश्चन है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप लोग का तो आप लोग बता दीजिए। तो आपका भी नेक्स्ट अप्रोच क्या है, मतलब नेक्स्ट व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आर यू गोइंग टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन अगेन, एंड देन जॉब में जाने के बाद आप क्या करना चाहता है, मतलब उसमें एज अ प्रोटोकॉल ऑफिसर, यू प्रोटोकॉल ऑफिसर, एंड देन आपको कहाँ में लेक्यूना हो गया लगता है? बिकॉज आप टॉप में भी आ सकता था, बिकॉज यू हैव एवरीथिंग ना, सब कुछ है, ठीक है, ब्यूटी विद ब्रेन समवन रोट, एंड देन आपका राइटिंग इज ऑल्सो वेरी गुड, योर concepts are also very clear. Then what do you think is the inhibiting factor that led your rank to 83? And then आपका अभी next approach क्या रहेगा if you ever give the examination again? रिगार्डिंग द नेक्स्ट अप्रोच आई एम थिंकिंग ऑफ अपियरिंग नेक्स्ट के लिए भी uh, अभी पता नहीं अभी प्रैक्टिकल ग्राउंड सिचुएशन बदन हम अभी पढ़ाई ऐसा चीज़ है ना आप लोग पढ़ते रहने से आपको वो अच्छा भी लगने लगता है सो अभी भी जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ना आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग वो चीज़ आप लोग अपडेट रहते रहना क्योंकि वर्ल्ड अभी इतना फास्ट चेंजिंग है तो आप लोग को अपडेट रहना पड़ेगा तो नेक्स्ट हम सोच रहे हैं कि देने के लिए सोच रहे हैं वैसे तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सर हम थोड़ा सा हो गया नेक्स्ट क्या पूछा था सर आप कि अच्छा लेकुना कौन सा रह गया ना। हाँ। हाँ। आ, उसमें तो मेरा तरफ से आई हैव नो रिग्रेट सर ये आई एम फ्रेंकली सेइंग कि हम और मेहनत करना चाहिए था और वो चीज़ हम नहीं लगा बिकॉज मेरा ये पहले से स्ट्रेटेजी है कि कुछ चीज़ अगर हमको नहीं भी मिला ना लेकिन मेरा 100% एफर्ट रहा तो उसको हम सेटिस्फाइड रहता है आई डोंट नो पहले से ये रहा है अगर हमको मेरा परसेंटेज मेरा 80 भी आ गया ना पूरा पढ़ने के बाद आई बी मोर देन सेटिस्फाइड लेकिन हमको 90 भी आ गया नहीं पढ़ के तो हमको लगा पढ़ने से शायद हम 94 आना था 95 आना था वो चीज़ मेरा हमेशा रहता था। तो उसको लेके हम्म। हम हमको लगा कि हाँ हाँ मेरा तरफ से तो हम दिया है मे बी कुछ आंसर राइटिंग में या फिर कुछ में कमी हो गया था होगा उसको हम शायद अभी फिर शायद क्वालिटी आंसर के बीच में क्योंकि समय रहता है उसमें उस मोमेंट में आंसर को सोच के लिखना भी एक चैलेंज होता है 10 मिनट में आंसर क्वालिटी आंसर शायद वो चीज़ लेकुना रहता था होगा। तो उसको आई कैन वर्क ऑन दिस कि इन फ्यूचर अगर हम अपियर भी कर रहे हैं तो अच्छा मार्किंग अच्छा रैंकिंग के साथ तो वही अभी का फिलहाल का स्ट्रेटेजी वही है सर कि आई एम थिंकिंग ऑफ अपियरिंग फॉर द नेक्स्ट लेट्स सी। और आपका एक सवाल था कि क्या करने वाला एज एन प्रोटोकॉल ऑफिसर तो सिंस आई हैव व्हेन बीन असाइंड एनी जॉब तो अभी हमको उतना भी आइडिया नहीं है कि क्या क्या करना है तो जब हमको ड्यूटी मेरा जो हमको देगा जितना भी मेरा सीनियर्स होगा तो उस हिसाब से जो भी करना है हम अच्छे से करेगा सोचे अभी इतना तो आइडिया नहीं है कि एज ए थोड़ा बहुत कुछ आइडिया है मिनिस्टर्स डेलीगेट्स लोग के साथ वो करना है बटन जब ग्राउंड रियलिटी सिचुएशन में आएगा तभी पता चलेगा कि एक्चुअल वर्क क्या होता है और जो भी है एज एन ऑफिसर एज ए सिविल सर्वेंट हम डेडिकेटेडली ही करना करेगा जितना भी मेरा कैपेसिटी में है क्योंकि उसी मोटिव से हम लोग एज एन ऑफिसर ऑल्सो वी आर ज्वाइनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन द सिविल सर्विस। तो वही एक मोटिव लेके वही एक होप लेके हम आगे बढ़ने के लिए सोचा है सर। और एक क्वेश्चन एक कुनू का छूट जाने से बाद में फिर नाराज हो जाएगा, इसलिए उनका ये है कि कुछ आपका स्पेसिफिक रिकॉलिंग टेक्निक है क्या, जिससे आप रिकॉल करते हैं जो पढ़ लिया वाला को? हाँ टेक्निक
मेरा भी ऐसा था, बहुत नॉलेज होने के बाद भूल रहे जैसा लगा था ना। लेकिन आप बैठ के आप जो पढ़ लिया, आप थोड़ी देर आप सोच सकते हैं ना। आप ये क्वेश्चन पढ़ लिया तो आप याद करने के लिए कोशिश करो। ऐसे नॉर्मल भी बैठ गया, कुछ चीज कर रहा है, अभी आपको पढ़ने में नहीं था, आप रिकॉल करके देखो। आप अगर रिकॉल हो गया मतलब दैट इज इन योर मेमोरी, आपको वो याद है। इफ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल मीन्स यू हैव जस्ट आप जस्ट स्टडी किया है, आपका वो चीज याद नहीं है आपको। तो याद करने का सबसे बेस्ट टेक्निक इज रिकॉलिंग। एंड रिकॉलिंग का कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कुछ नहीं। आप कहीं भी बैठ के आज हम क्या क्या पढ़ा है, हम कुछ याद है हम्म, ना नहीं, अगर याद नहीं है तो आप खोल के एक बार देख सकते हैं कि अच्छा ये छूट गया, ये स्किप हो गया। सपोज डीपीएसपी में इतना सारा आप लोग का आर्टिकल है, इसका ये है, तो आप देख सकते हैं कि उसमें क्या था, वो क्या बोल रहा है। उस हिसाब से आप लोग डेफिनेटली रिकॉल कर। रिकॉल सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग करने से आपको लगेगा कि हाँ मेरा पढ़ाई अच्छा चल रहा है, आपको ये खुद भी फील आएगा ना। क्योंकि मेरा भी ऐसा रहा है कि हम रिकॉल करता था, रिकॉल करने से ही पता चलता है कि अच्छा हमको ये याद है उस हिसाब से। ओके। तो एक केपिंग का हमेशा एक ही क्वेश्चन रहता है, इसका रिपीटेड है, फिर भी आप भी आंसर दे दीजिए। बहुत लोग ने दे चुका है इनको, तो इनका एक ही हार्ड कॉपी पड़ता है ना सॉफ्ट कॉपी पड़ता है न्यूज़पेपर का? और न्यूज़पेपर तो हम ई पेपर ही पढ़ा है, सॉफ्ट कॉपी ही पढ़ा है, क्योंकि हम लोग का नवसारी में भी आता भी नहीं है न्यूज़पेपर। इवन लाइब्रेरी में भी कि 3-4 दिन का न्यूज़पेपर कंपाइल होके आता है, तो वो रहा है। तो मेरा भी यूज टू हो चुका है। हम ई पेपर, हमको अभी ई पेपर ही फोन में ही कंफर्टेबल होने लग गया कि उसी से पढ़ पढ़ के। तो ऐसा हार्ड कॉपी तो हम नहीं पढ़ा है। मेरा ई ये सॉफ्ट कॉपी ही यूज किया फॉर द न्यूज़पेपर। ओके। So someone is asking best book for the preparation. So already told. And then regarding the स्कूल टाइम के साथ कैसा मैंने किया मैम, मॉर्निंग और इवनिंग कितना सब्जेक्ट लेके जाता था दिन में, तो आई थिंक दिस क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड ऑलरेडी, राइट? तो ये तो हो गया। फिर आप एक बार देना चाहते तो बता दीजिए, अभी आया होगा थोड़ा सा। हाँ, स्टूडेंट तो कैसा ही होता है। चलिए। देने के लिए तो सोचा है, क्योंकि आप एक स्टेज पहुंचने के बाद आपको ऐसा होता है कि हाँ और करना है, ऐसा भी होता है। तो हम अभी सोचा है, पता नहीं ग्राउंड रियलिटी जॉब होने के बाद अभी लेट्स सी। लेकिन सोचा तो है देगा बोल के। नहीं नहीं मैडम, ही इज आस्किंग दैट हाउ डिड यू मैनेज व्हेन यू वर वर्किंग? अच्छा, वर्किंग आवर्स आई यूज टू हैव फिक्स शेड्यूल ना। मेरा टाइम फिक्स होता था कि 4 बजे उठना है तो आई वेक अप 4 o'clock नो मैटर व्हाट। 2 hours आई हैव टू यूटिलाइज, आई विल यूटिलाइज 2 hours fruitfully। फिर ड्यूटी करना है, ड्यूटी में आई यूज टू यूटिलाइज ब्रेक आवर्स टू गो थ्रू द करंट अफेयर्स पोर्शन, कुछ भी है, ताकि उसका करंट अफेयर्स के लिए मेरा एक्स्ट्रा टाइम दूसरा स्टडी में ना वेस्ट हो। उस हिसाब से आने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद मतलब लाइब्रेरी में मेरा यूज करना। तो वही रहा है। एक पर्टिकुलर मतलब सुबह का 2 घंटा, इवनिंग का 3 घंटा, रात में आके 2 घंटा, ऐसे करके इजीली 7 hours हो ही जाता है, 6 to 7 hours। Okay. So someone is asking your strategy for botany optional, how to write the answers. ओके, बॉटनी आप लोग का, मेरा भी बॉटनी में कोई गाइडेंस नहीं रहा, तो हम भी थोड़ा स्ट्रगल किया था। लेकिन आई बी वेरी हैप्पी टू हेल्प द एस्पिरेंट आउट हियर, बिकॉज मेरा समय में आई वाज सिंसियरली लुकिंग फॉर समवन टू हेल्प मी आउट इन दिस प्रिपरेशन जर्नी ऑफ माइंड। तो मेरा सिलेबस पहले से हम नोट्स बना रहा था, बहुत पहले से, क्योंकि एग्जाम तो आएगा पता ही है, तो ऐसा करके नोट्स बनाया था। लेकिन मेरा सिंस आई हैव डन मास्टर्स ऑल्सो, तो मेरा से था कि मास्टर्स में हम बहुत डेप्थ में जा रहा था। तो ऐसा हो कि बहुत वास्ट हो रहा था, क्योंकि मास्टर्स एक थोड़ा प्रिपरेशन थोड़ा हाई लेवल हो जाता है। तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा हो गया था नोट्स। लेकिन आप लोग का उस पे भी लिखा रहेगा ये नोटिफिकेशन में कि आप लोग का डिग्री लेवल तक रहेगा क्वेश्चंस, जितना डेप्थ है, तो उस हिसाब से इतना डिटेल में जाना नहीं चाहिए। तो आप लोग सिलेबस को देखिए। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन का नोट्स, मेरा कॉपी, मेरा अभी भी क्लास 12 का भी नोट्स है। मेरा मेरा नोट्स हम दूसरा को भले ही दे देते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि आते जाते वक्त प्लीज हमको रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि मेरा नोट्स रहता ही है। तो मेरा ग्रेजुएशन का नोट्स भी आई हैव रेफर्ड, देन फ्यू नोट्स फ्रॉम यूट्यूब से भी किया है, ऐसे करके। और इवोल्यूशन है, आई लाइक टू मेंशन, क्योंकि यहाँ कोई बॉटनी भी है। इवोल्यूशन का नोट्स हम लिया था ऑनलाइन से, बट इट्स वेरी बल्कि, बहुत ज्यादा है उसमें, तो यू हैव टू चॉक आउट कि उतना तो आप लोग एग्जाम में लिख नहीं पाएगा। आप लोग चॉक आउट करना है कि सिलेबस को देख के क्या क्या है, उस हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड और एक बुक हम रेफर किया था आईएफएस वाला, उस पे जस्ट क्वेश्चन आंसर, वो जितना भी आईएफएस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो पूरा, क्योंकि यूपीएससी का बॉटनी और वो ओवरलैपिंग ही होता है सिलेबस, आप लोग उसको भी देख सकता है। यही था मेरा बॉटनी ऑप्शनल के लिए। And then someone is asking APSSB का preparation help करता है कि APSSC के लिए? See, I would like to answer this question. You are ये क्या बोलते हैं, यू आर आस्किंग रॉन्ग क्वेश्चन एक्चुअली ना। हम्म। APSSC का प्रिपेयर करने से APSS भी होगा,
ठीक है, एपीसीएस भी करने से एपीसीएस नहीं होगा। दैट इज द थिंग ना, ये चीज समझना जरूरी है। यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज राइट ना, कि आपको क्या करना है। एंड देन अनदर थिंग, आपको इंटरव्यू में, जो इंटरव्यू आपका लिया गया है ना, उसमें इंटरव्यू कैसा था, माहौल कैसा था इंटरव्यू का? क्योंकि जब आई वाज सीइंग दैट व्हेन वी वर टेकिंग मॉक इंटरव्यूज, तो उसमें बहुत डरा देता था, स्पेशली हम्म। दिस जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जो टीचर होते हैं, वो लोग जब बैठते हैं तो बहुत डराता है ना। मैनी एस्पिरेंट क्राइड ऑल्सो, इवन सम ऑफ माई स्टूडेंट्स हु क्लियर द एग्जामिनेशन, अभी जो क्लियर हो गया उसमें से भी एक दो तो रोने वाला है, रो गया था। तो आपका एक्चुअल एक्सपीरियंस कैसा था बोर्ड में? मेरा बोर्ड मेंबर्स वे वेरी काम एंड वेरी कंपोज। ऐसा था कि आप लोग को इतना कंफर्टेबल फील कराएगा जैसे एंट्री, उसी में ही मेरा बहुत एक पॉजिटिव वाइब्स हमको सर लोग से मिल गया था। ऐसा कुछ भी नहीं था। मॉक मॉक मेरा भी बहुत था कि डराएगा आप लोग को, सिचुएशन को ऐसा एंग्जियस कराएगा कि हाउ आर यू रिएक्टिंग ऑन टू मतलब सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वैसा। लेकिन फाइनल वाला जो है उसमें तो मेरा जो बोर्ड मिला है इट वाज वेरी मतलब बहुत, दे मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल। कि पूछा भी आर यू कंफर्टेबल ऐसे करके, तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। मॉक इज जस्ट आप लोगों की प्रिपरेशन इन केस अगर ऐसा सिनेरियो आता है तो करेगा। हाँ एक सर था थोड़ा हमको वो पुश कर रहा था कि कैसा रिएक्ट करेगा, तो उसमें थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन उसमें आप हाउ काम यू आर, हाउ कंपोज यू आर इन आंसरिंग द क्वेश्चन ना, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट होने से आपको बहुत सारा चैलेंजेस में आपको डील करना पड़ेगा, तो उसका हिसाब से टू टेस्ट योर पर्सनैलिटी कभी आप लोग को ऐसा कर सकता है, लेकिन इट डजेंट मीन कि बहुत ऐसा सीरियस वाला सिचुएशन भी होगा, थोड़ा सा आपको देखने के लिए करेगा। एक सर थोड़ा सा हमको ऐसा किया था, बट देन मेरा माइंड में यही था कि इट्स जस्ट एन किस तरीका से इंटरव्यू। किया था? किस अच्छा। तरीका से, मतलब व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन से आप? हाँ मेरा सर वो था एसएससी टीचर को लेके था कि आप लोग का एसएससी टीचर मतलब कि बहुत ऐसे अब जो थोड़ा निकला कि रिक्रूटमेंट को लेके नमसाई में कुछ इशू रहा है कि ओके ओके, बाहर हाँ हाँ। से हाँ, तो उसको लेके आप लोग तो आप लोग का मतलब नाम इतना अच्छा नहीं ऐसे ऐसे कुछ में, तो उन लोगों को क्या रेगुलर करना है क्या, ऐसे टाइप में भी क्वेश्चन था। तो उसमें भी बैलेंस वे में आप लोग रिप्लाई करना है, जैसे कि क्योंकि हर टीचर भी ऐसा नहीं है कि अपना ड्यूटी नहीं करता हो, बहुत सारा सिंसियरली डेडिकेटेड टीचर भी है। तो अभी जो एसएसएफ का रेगुलर करने के लिए जो फेज चल रहा है उसको लेके हमको क्वेश्चन क्या था कि करना है कि नहीं करना है, या मेरिट बेसिस में करना है उस हिसाब से। तो अगर ओके जैसे तो मतलब आई डोंट वांट टू यू कोट द टर्म कि ये वाला ऐसा, वो जस्ट टू टेस्ट माई की मतलब हम क्या वे में ओके आंसर करते हैं। तो कुछ कुछ चीज ओके। मिड डे मील वाला ऐसे लेके पूछा था, बट देन फिर काम ही हो गया था, सिचुएशन इट वाज नॉट दैट इंटेंस। तो ज्यादा जो क्वेश्चंस था, दोस वर सिचुएशनल और फैक्चुअल, द क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू? सर मेरा बैलेंस रहा है। मेरा स्टार्टिंग वाला जैसे कि वाई बॉटनी एंड लाइफ साइंसेस का डिफरेंस क्या है ऐसे पूछा है, एंड वाई सिविल सर्वेंट, फिर रिगार्डिंग द प्रेफरेंस ऑफ द पोस्ट, फिर पीओके का बारे में पूछा है, एंड देन वे मॉथ एंड बटरफ्लाई का डिफरेंस, तो ऐसे कुछ कुछ ओके। तो स्टेटिक रहा है। फिर सिचुएशनल क्वेश्चन मेरा वो एजुकेशन को लेके कि कैसे करेगा आप ये, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पेरेंट्स टीचर मीट वाला, तो उसमें भी हमको एक पूछा था कि आप कैसे बुलाएगा, पेरेंट्स लोग तो आता नहीं है ऐसे पूछा, तो हम वही बोले कि यू बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर आप तो कैसे कर सकते हैं पेरेंट्स को आओ बोल के, तो हम उसी में बोले कि सर आई वुड रिक्वेस्ट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट टू कंडक्ट पेरेंट्स टीचर मीट अलोंग विद एसएमसी मेंबर्स ऐसे करके कुछ कुछ। तो इट वाज सिचुएशनल बेस्ड, एंड देन जो वो आपका स्टैटिक बेस भी था, तो फॉर मी इट वाज अ बैलेंस क्वेश्चन, नहीं था ऐसा नहीं था कि ओनली सिचुएशन या ओनली स्टैटिक क्वेश्चन। टाकू नेरी का क्वेश्चन है कि मैथ और साइंस इंपॉर्टेंट है क्या ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए? मैथ्स और साइंस फॉर द सीसेट। इज आस्किंग इन जनरल, आई थिंक, फॉर ह्यूमैनिटी एस्पिरेंट, सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट के लिए। बेसिक मैथ्स तो आप लोग जैसे कि 10, इफ नॉट 10 हम्म क्लास 8 ना, वो तो आप लोग जानना जानना भी जरूर। आपको कोई पूछ भी दिया कि जिन कोई छोटा आके अभी ये कैसे करना है, तो वो भी आपका एक होता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट ना, ये भी हम नहीं जानते, तो वो तो जानना बहुत जरूरी है, वो कुछ नहीं है। लेकिन इतना हाई लेवल आपको ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन ऐसा तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो इवन फॉर इंग्लिश ऑल्सो, सिंपल इंग्लिश तो आपको जानना बहुत जरूरी है, वो तो अभी हर हम्म। कोई आगे बढ़ रहा है तो आप उसमें पीछे नहीं रह सकते। तो बेसिक मैथ्स बेसिक इंग्लिश जानना जरूरी है, दैट्स व्हाट आई वुड से। और योजना मैगजीन पढ़ा है क्या? ये सब आजकल कोई नहीं पढ़ता है, बट आप बता दीजिए, योजना मैगजीन आप पढ़ा था क्या?
मैगजीन तो हम ऐसे रेफर नहीं किया था। जब मेरा एक बार थोड़ा बीच में ब्रेक हो गया था, तो हम 1 मंथ ऐसा कुछ रह गया होने से, क्योंकि उसमें थोड़ा कंपाइलेशन आ जाता है, उस हिसाब से देखा है। लेकिन अगर आप रेगुलर अपडेट रहने से, आई डोंट थिंक कि आप मैगजीन को भी एक्स्ट्रा से जाके रिगोरसली देखना है। इसलिए वही है कि करंट अफेयर्स की मेक श्योर कि यू आर अपडेटेड एवरी डे, हर दिन का। एंड कंपाइल करके नहीं रखना है कि कल भी छूट गया, नहीं देखा, परसों भी छूट गया। ऐसा से तो क्या होगा कि बहुत सारा बैकलॉग हो जाएगा। तो अगर हमेशा अपडेट कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो इट्स वेरी मच नेसेसरी दैट यू हैव टू गो थ्रू द मैगजीन। बट देन अगर कोई जानना चाहता है तो वो भी देख सकता है। हम एक दो मैगजीन बीच बीच में खरीद के, ऐसे प्रतियोगिता दर्पण, ये सब हम कुछ कुछ देखा था। बट देन इट वाज नॉट लाइक कि आई हैव टू रीड द मैगजीन, मतलब करना ही है, वो नहीं रहा मेरा प्रिपरेशन में। Good. Thank you very much. So, and then last question. This is final question. Okay, then we'll let her go. अभी because 2 घंटा होने वाला है. And then we are very thankful क्योंकि बहुत eloquently आपने जो भी बोला है बोला, because she is a teacher also. तो बोलने का तरीका obviously is very good. तो we will have a sometime we will have a class on botany as well, specifically botany के लिए ना बहुत सारा एस्पायरेंट है। तो लास्ट एक क्वेश्चन है कि what distinguishes a successful person, a successful aspirant from a non-successful aspirant? Non-successful in the sense those who don't clear the examination. तो क्या डिस्टिंग्विश करता है सिविल सर्विसेज में, आपको क्या लगता है? जैसे जनरल क्वेश्चन। एक तो बिलीव इन योर सेल्फ, सेकेंड वुड बी कंसिस्टेंट। आपका अचीवमेंट्स में भी डिलेड ना, कभी देर हो सकता है, लेकिन आप अगर खुद का ऊपर विश्वास करके आप कंसिस्टेंटली करेगा ना, तो आपका इन लॉन्ग रन यू विल डेफिनेट बी रिवॉर्डेड। और वही एक सिविल सर्वेंट या एक सीरियस एस्पिरेंट को किसी और से डिस्टिंग्विश करता है। हमको ऐसा लगता है कि आप कंसिस्टेंट रहो, छोटा मत, एंड बी डिटरमाइंड। ये चीज आप लेके चलिए, तो आप लोग अभी जो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग भी डेफिनेटली जरूर होगा। कभी किसी का एक ईयर छूट भी गया होने से भी कंसिस्टेंट ना, बी डिटरमाइंड। आप लोग जो कर रहे हैं अच्छा से रिगोरसली कीजिए। वही बोल रहे हैं कि सक्सेस में भी डिलेड, बट देन देर इज ऑलवेज अ रिवार्ड फॉर योर हार्ड वर्क ना, इन द लॉन्ग रन। तो वो रहेगा ही। कभी कभी किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को थोड़ा लेट होता है, लेकिन आप लोग को मिलेगा ही अगर आप लोग सिंसियरली कर रहे हैं तो। थैंक यू वेरी मच जागू, थैंक यू फॉर कमिंग। देन वी विल बी अपलोडिंग दिस वीडियो। हाँ, ओके इट्स सर। फाइन ना? ओके यस सर। चलो। ओके, ओके। थैंक यू थैंक यू। और कुछ ओके। तो किसी का नहीं है ना, बाद में मत बोलना फिर से, ठीक है? चलो, चलो, गुड बाय। अब यू ओके। कैन ओके। एग्जिट ओके। स्टेज। ओके सर। ओके। Thank you everyone, and all the best for your preparation. Thank you so much, sir. हाँ।